तो हेलो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर साल इसमें से 4 से 5 जो है क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आज के आज अगर हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो 16 से 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखता हूं, सबसे पहले बताता हूं पीवाईक्यू ट्रेंड इसका। देखो पीवाईक्यू ट्रेंड में अगर आप देख पा रहे हो बेटा सामने कि जो 2021 में बेटा कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे बेटा। और जो है बाद में पहुंच गए थे 4, और जो है देख सकते हो 23 में 4, और जो है 24 में तो अलग ही लेवल पे चला गया था, 5 क्वेश्चन बेटा आ रहे थे, और 25 में 4 क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हो 3 4 5 3 4 5, और पिछले 4 सालों में देखूं तो बेटा 4 5 4 5 आ रहे हैं। तो काफी अच्छी वेटेज है। और इस साल फिर से बेटा क्या आने वाले हैं, 3-4 एमसीक्यूज के एक्सपेक्टेशन है। तो कितने को नंबर बन रहे हैं आपके? 12 से 16 आपके मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया और आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाएं तो आपके 20 मार्क्स बेटा पक्के हैं। तो सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर बेटा जो है 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आज वाले चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो ये सारे के सारे जो है 16 से 20 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। तो चलो एक चीज और देखते हैं हम, जो कि हमेशा देखते आए हैं क्रैश कोर्स वाले, जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये कि हम बताते हैं सबसे पहले कि हीट मैप क्या है। हॉट जोन, तो मैं बता रहा हूं सबसे पहले हॉट जोन। हॉट जोन बेटा वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनटीए और नीट वो वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जहां से आपको समझ में नहीं आता, उसका काम ही ये है। तो इसमें से क्वेश्चन कौन से? फॉर एग्जांपल पीसीआर, एंजाइम्स, वेक्टर्स, ठीक है, 50% वेटेज लेके जा रहा है बेटा। फिर थोड़े से कम हॉट जोन में आता है कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि 30% एरिया उसको कवर करता है हमारे हीट मैप को। डीएनए आइसोलेशन, बायोरिएक्टर बेटा जो है वो कितने में आता है? उसके 20% जो है इसके आए थे, बाकी मिला के कुछ छोटे मोटे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पीसीआर, एंजाइम्स कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गया, ठीक है। वेक्टर खास करके पीबीआर 322 वेक्टर जो है, इसमें कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कई बार पूछ लिया जाता है, और काफी टाइम से क्वेश्चन आता भी है कि जो डीएनए होता है वो जो है, और यूवी कलर में अगर हम देखते हैं तो बेटा वो कौन सा कलर दिखता है? उसमें रेड कलर दिखता है या ब्राइट ऑरेंज दिखता है, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है वो है इंजर्शन इनएक्टिवेशन, है ना। तो आपने वो देखा होगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, सर वो हमें समझ में नहीं आता सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो आज बेटा हम कवर करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और टॉपिक का नाम है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, एनसीईआरटी क्या लिखती है। बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमंस। बेटा हम यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, ठीक है, और जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, उनसे प्रोडक्ट हम आइसोलेट करते हैं। पूरे बायोटेक का काम ही ये है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं सेल्स हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनसे बेटा प्रोडक्ट लेना और ह्यूमन के लिए यूज करना, इसका प्रिंसिपल यही है बेटा। अच्छा, इसके 2 प्रिंसिपल हैं एज पर एनसीईआरटी। पहले नंबर पे बायोटेक में जो पार्ट आता है, पहले नंबर पे आता है बेटा कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरे नंबर पे आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। चलो इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। पहले मैं आपको बताता हूं बायोटेक होता क्या है। पहले हम देखते हैं बायोटेक होता क्या है, क्या बवाल क्या है, बायोटेक होता क्या है, फिर हम देखेंगे बाद में। बायोटेक का देख लेते हैं, अपने शब्दों में देख लेते हैं। एनसीईआरटी के शब्दों में बहुत जो है खेल है। मैं आपको क्या बता रहा हूं बायोटेक में होता क्या है। पहला पार्ट कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब इसमें बेटा होता क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना इंसुलिन जीन को निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इंसुलिन जीन सुना होगा, मेरे को इंसुलिन बनाना है। फॉर एग्जांपल एक बायो प्रोडक्ट बनाना है मेरे को, ठीक है, बायोटेक का प्रोडक्ट बनाना है इंसुलिन। तो बेटा वो किस में होगा? ऑब्वियसली ह्यूमन से। तो मैंने ह्यूमन से डीएनए आइसोलेट किया और इंसुलिन जीन ले लिया मैंने, इंसुलिन जीन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इंसुलिन जीन मैंने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। कहां से कर लिया? ह्यूमन से कर लिया। इसको उठा के बेटा मैंने किस में डालना है? मेरे को इकोलाई में डालना है। इकोलाई सेल है ये, ठीक है, इकोलाई सेल फॉर एग्जांपल। मैं यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं प्रोसेस को समझने के लिए। ये जो इंसुलिन जीन है बेटा, उसको मैंने क्या कर दिया, एक वेक्टर, एक प्लाज्मिड वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जो जीन को कैरी कर सकता है, जीन को कैरी कर सकता है। इस यहां से डिजायर्ड जीन से होस्ट सेल के पास जा सकता है, तो ये वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या होता है? जीन कैरी करने वाला। तो मैंने क्या कर दिया, इंसुलिन जीन जो इसके अंदर डाल दिया, ये लो भैया, ठीक है। अब मैंने वेक्टर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, वेक्टर इसके अंदर डाल दिया। पूरी पूरी बायोटेक प्रोसेस है यहां तक, देखो। अब ये वाला जो है, ये जो वेक्टर है यहाँ के अंदर
यहाँ जाके बेटा वो मल्टीप्लाई करने लग गया। अब जो है जैसे जैसे और सेल मल्टीप्लाई करेगी बेटा वो और मल्टीप्लाई करेगा। कौन मल्टीप्लाई करेगा? नंबर ऑफ जो है सेल्स भी बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं एक ही सेल रहेगी, ये सेल भी बढ़ती जाएगी और सेल के साथ साथ कौन बढ़ता जाएगा? प्लाज्मिड बढ़ता जाएगा। अब जब प्लाज्मिड बढ़ता जाएगा, एक चीज तो क्लियर है, प्लाज्मिड के अंदर कौन सा जीन है बेटा? इंसुलिन जीन है। कौन सा जीन है? इंसुलिन जीन है। तो क्या हुआ फिर एट द एंड? क्या हुआ? ये जो ई कोलाई सेल है ना, ई कोलाई सेल फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, जिसको मैं होस्ट सेल बोलता हूं। होस्ट सेल का मतलब क्या है? जिसके पास डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन कौन सा है? इंसुलिन है। फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं डिजायर्ड, ऐसे करके बहुत सारे जीन हो सकते हैं ना, कोई भी जीन हो सकता है। वो तो हमारे जो है हमारे काम के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा जीन यूज करना है, क्या काम लेना है। वेक्टर कौन से होते हैं? यूजुअली बेटा प्लाज्मिड होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसके लिए काम आते हैं? ई कोलाई के अंदर जो है मल्टीप्लाई करने के काम आते हैं। अब यहाँ पे ई कोलाई ने क्या किया, ये जो वेक्टर में फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर हो गया और वेक्टर के अंदर कौन सा जीन है बेटा? इंसुलिन जीन है। अब यहाँ पे इंसुलिन जीन क्या कर लेगा? यहाँ पे एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा और एक्सप्रेस करके क्या बना देगा बेटा? इंसुलिन बना देगा। क्या बना देगा? इंसुलिन बना देगा। ये बन गया जी इंसुलिन। इंसुलिन अब किसके अंदर बन गया? ई कोलाई सेल के अंदर बन गया। ये पूरा पूरा बायोटेक का खेल है, ये है सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या क्या स्टेप आ रहे हैं आपके सामने, क्या लगता है क्या क्या स्टेप आ रहे हैं? सबसे पहले हमने इंसुलिन जीन को आइसोलेट भी करना है। इंसुलिन जीन को आइसोलेट करके फॉरेन जो है जो जीन होता है, सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी डायरेक्ट करने में? बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकता? क्योंकि जो ये वाला जो जीन है, अगर हम जो है फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए है, अगर ई कोलाई के अंदर डाल देंगे और रेप्लिकेट करेगा ही नहीं। रेप्लिकेट करने के लिए उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट किसके पास है बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट किसके पास है? वेक्टर के पास है। तो वो डायरेक्ट नहीं डाल सकते। आपको किसी वेक्टर जो एक वेक्टर का मतलब क्या है? जो कैरी कर रहा है, किसको कैरी कर रहा है? हमारे डिजायर्ड जीन को। तो डिजायर्ड जीन कौन सा हमारा? फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन हो गया। तो मैंने आइसोलेट किया, इसके बाद मैंने जो है इसको वेक्टर के अंदर डाल दिया। अब ये वेक्टर के अंदर जैसे डाला है, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूंगा इसको मैं। आम डीएनए नहीं है अभी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? रिकंबाइंड। ये अब जो है सिंगल सोर्स नहीं है, एक सिंगल प्लाज्मिड नहीं है, इसके अंदर फॉरेन जीन भी है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूंगा। ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट के अंदर डालना। ये क्या ई कोलाई क्या है? होस्ट सेल है। होस्ट सेल को भी क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि भैया वो डीएनए अपटेक करने के लायक है कि नहीं है, वो डीएनए अपटेक करने के लायक है कि नहीं। अगर वो क्या पता इस डीएनए को अपटेक ही ना करे तो वो नॉन कॉम्पिटेंट सेल हो जाएगी। तो कॉम्पिटेंट सेल का होना भी जरूरी है। एक नॉन कॉम्पिटेंट होस्ट जो है वो डीएनए को अपटेक नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंट जो सेल है वो क्या करेगी बेटा? वो क्या करेगी? डीएनए को अपटेक कर सकती है। तो ये देख सकते हो आप, हुआ क्या यहाँ पे कि इंसुलिन जीन जो है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, उसको उठा के हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। ई कोलाई क्या है? होस्ट सेल है और वो क्या है? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब जब ये वाली जो सेल्स है अब मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करने पे बेटा क्या होगा? हमारा जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो सेल्स के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। ये पहला पार्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? टूल्स एंड स्टेप्स हम देखेंगे। टूल्स एंड स्टेप्स देखेंगे बेटा आज इसके हम। कौन से टूल यूज होते हैं इन सारी प्रोसेस में, कौन से स्टेप यूज होते हैं, ये हम देखने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब ये वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है वो हम देखते हैं भैया, अभी देखते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अभी देखते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है कि जो ई कोलाई सेल है, जो ई कोलाई सेल थी, अब वो तो एक छोटी सेल है ना भाई, वो तो छोटी सेल है, वो तो 2-4 क्या बनाएगी? उसके अंदर प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड के अंदर क्या बन जाएगा? ये बन गया जी हमारा इंसुलिन। अब 2-4 इंसुलिन थोड़ी चलेंगे। अब मेरे क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाना पड़ेगा इस सेल्स को। ये जो है ना रिकॉम्बिनेंट सेल है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्पिटेंट सेल है, जिसके पास क्या है? डिजायर्ड जो जीन है हमारा और डिजायर्ड प्रोडक्ट वो बना रही है। ठीक है। अब क्या कर दिया भाई? इसको डाल दिया यहां पे एक बड़े से लार्ज स्केल पे, एक बड़े बायोरिएक्टर में। किसमें डाल दिया? बायो रिएक्टर। ठीक है। ये जो एक छुटकू सी सेल है, बिल्कुल छुटकू सेल है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? बिल्कुल डिजायर्ड कंडीशन जो होती है, ऑप्टिमम पीएच हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं, ठीक है, मीडियम ठीक है कि नहीं, न्यूट्रिशन ठीक है कि नहीं, हम सारी कंडीशन देते रहेंगे। ठीक है। कैसे देंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोपेलर्स लगे होते हैं, ये घूमते रहेंगे। ठीक है। ये न्यूट्रिशन मीडियम है, यहाँ से एयर
आती रहेगी, ठीक है। इसका पीएच है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ऑप्टिमम रहना चाहिए, टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम रहना चाहिए, ठीक है। और जो एजिटेटर जो होते हैं वो धीरे धीरे सॉल्यूशंस को करते हैं, धीरे 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 क्या करते रहते हैं बेटा, वो मिक्सअप करते रहते हैं, सो दैट कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो हर एक सिंगल सेल को मिलती रहे। अब क्या है, यहाँ पे भर भर के यहाँ पे लाखों सेल्स हो जाएंगे, यहाँ पे लाखों सेल्स हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाएंगे यहाँ पे। और मिलियंस ऑफ सेल्स क्या करेंगे, फिर हमारा जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रही है। अब जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, अपने को आइसोलेट करना पड़ेगा। फिर आइसोलेट करने के बाद वो इम्प्योर होता है, फिर उसकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा जो है लार्ज स्केल में किसी रिकॉम्बिनेंट सेल को ग्रो करना और डिजायर्ड प्रोडक्ट को बेटा क्या करना, आइसोलेट करके उसको प्योरीफाई करना। कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं एंटीबायोटिक को, जितनी भी एंटीबायोटिक आती है बेटा, आज जो आप खा रहे हो, नॉर्फ्लॉक्स खा रहे हो, ठीक है, आप जो एम्फिसिलिन खा जाते हो, एजिथ्रोमाइसिन खा जाते हो, गला खराब हो जाता है तो ये कर दो भैया, ये ले लो, एमॉक्सी ले लो, तो बेटा वो कौन बना रहा है उसको यूजुअली बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन बनाते हैं, यूजुअली बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ जो हमारी क्या है, जो ये एंटीबायोटिक है, ये कहाँ से आ रही है बेटा, इसी बायोटेक्नोलॉजी से आ रही है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में उनको आइसोलेट करके प्योरीफाई किया जाता है, जो आपके घर पे रखी हुई है, ठीक है। ऐसे जो है एंटीबायोटिक के साथ डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, ये तो मैंने डिजायर्ड प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया था, इंसुलिन। और कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एंटीबायोटिक, बहुत सारी एंटीबायोटिक हो सकती हैं। और क्या हो सकती हैं, वैक्सीन्स, तो आपने कोरोना वैक्सीन देखी होगी, ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन सुनी होगी आपने। ऐसे छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगती है तो वो कहाँ से आ रही है बेटा, ऐसे सेल से आती हैं, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी से आती हैं, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड है, ये कोई हवा का वर्ल्ड नहीं है। ये जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये हवा में नहीं पढ़ रहे हो, ये रियल है, ये हो रहा है आपके घरों में। जो बायोटेक प्रोडक्ट रखे हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पर वैक्सीन हो गया, और तीसरे नंबर पर फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, एंटीबायोटिक हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गया, मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए। मेडिकल प्रोडक्ट में कौन सा, फॉर एग्जांपल इंसुलिन आ गया, ठीक है। एंजाइम्स में कौन सा हो सकता है, तो हमने माइक्रोब वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, क्लॉट बस्टर एंजाइम होता है, जो कि क्लॉट क्या करता है, बस्ट करता है। और जो है कार्डियो जो है, जितने भी जो वो होते हैं पर्सन्स होते हैं, अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं ना, सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से अफेक्टेड जो पर्सन होते हैं बेटा, उनके लिए काम आता है। तो कहाँ से आता है वो, ये बेटा आता है बायोटेक से। आज हम ये पूरा चैप्टर में यही सब देखने वाले हैं कि भैया ये सब कैसे होता है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, कैसे होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो है एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ लिखती है कि भाई इसकी पीछे हिस्ट्री भी थी, कुछ क्या थी इसकी, कुछ हिस्ट्री भी थी कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने बनाया था बेटा। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, स्टैनले कोन और जो है हर्बर्ट बोयर बेटा, 1972 में। यहाँ पे पीवाईक्यू स्पॉटेड, पीवाईक्यू स्पॉटेड काफी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत जो है पिछले 10-12 सालों से क्वेश्चन बेटा इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने देखा कि एक साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया होता है वो, याद करो, टाइफीम्यूरियम। क्या करेगा बेटा, वो टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरिया जो है, इसके पास क्या था, एक प्लाज्मिड था। ये तो मेन डीएनए होता है। एक क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बेटा होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, वो कॉपी कर सकता है। इसका मतलब क्या, उसके पास कोई ऐसी चीज मैकेनिज्म होती है कि जिससे क्या करेगा, वो अपने कॉपी नंबर बढ़ा देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ये मेन क्रोमोसोम है। ये कौन सा है, मेन क्रोमोसोम है। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो है, ये था ना, जो प्लाज्मिड था, इसके पास क्या था, रेजिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड था उसको हम क्या बोलते हैं, आर प्लाज्मिड बोलते हैं बेटे। आर प्लाज्मिड क्या होता है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। अब ये साल्मोनेला टाइफी है, अगर हम इसको एंटीबायोटिक देंगे तो इसको कुछ होगा नहीं, इसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि उसके पास एक प्लाज्मिड है जिसके पास क्या है, एक डिजायर्ड मतलब एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये वाले जो है इसको आइसोलेट कर दिया। आजा भैया, आइसोलेट कर दिया इसको, आइसोलेटेड आर प्लाज्मिड, आइसोलेट कर लिया इसको कि आजा भाई,
अब तो देख, अब तो क्या, इसके पास क्या था भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, आर जीन था कोई, ठीक है, आर प्लाज्मिड था क्योंकि आर जीन था, रेजिस्टेंट जीन था, कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब जो है इसको आइसोलेट, इसको भी सेपरेट कर दिया भैया, सेपरेट कर दिया यूजिंग द डीएनए कटिंग एंजाइम, डीएनए कटिंग एंजाइम कौन सा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये उन्होंने एंजाइम यूज किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कब यूज किया था, 1972 में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये वाला जो है सेपरेट कर दिया, चलो भाई आ गया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसको एक अलग प्लाज्मिड में डाल दिया, प्लाज्मिड फॉर इकोलाई, प्लाज्मिड फॉर इकोलाई, एक ऐसा प्लाज्मिड जो इकोलाई के अंदर डुप्लीकेट कर सकता है। ठीक है, ये उठा के डाल दिया भाई, ये लो। अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये वाला कौन सा बन गया, ये प्लाज्मिड जो अब क्या कहलाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है बेटा, इसको उठा के इकोलाई में डाल दिया, और वो यहां पे क्या हो गया, वो बैक्टीरिया इकोलाई भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि देखो भैया ऐसे करके जीन को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था। ठीक है, उस टाइम पे 1972 में, सोचो कि 1971 में इंडिया में जो है इंडो पाक वॉर चल रही थी। ठीक है, और वहां पे बायोटेक में कुछ काम चल रहा था, कोन एंड बोर ने किया था बेटा, 1972 में किया था। दो एंजाइम यूज किए थे उन्होंने, कौन सा यूज किया था, पहले है मॉलिक्यूलर सिंथेसिस जिसने कट कर दिया, और जो जोड़ने वाला है उसमें कौन सा एंजाइम यूज किया, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। हम देखने वाले हैं पूरी ये एक एनसीईआरटी ने एक थ्योरी दी है। ठीक है, कि भाई पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे था, क्या था उसमें। तो इन दो साइंटिस्ट ने जो है दो एंजाइम को यूज किया था, पहले कटिंग करने वाला और बाद में जोड़ने वाला। कटिंग करने वाला कौन सा था, मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो बाद में जोड़ने वाला कौन सा था, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में बेटा मैंने बताया हुआ है, कहां बताया हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में बताया हुआ है। अगर आपको जाके देखना है तो एक क्रैश कोर्स में मैं ऑलरेडी उसको कवर करवा चुका हूं, जेनेटिक्स में पूरी डीएनए रेप्लिकेशन उसमें कवर है, आप जाके देख लेना। दो पार्ट में किया है मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस, सेकंड पार्ट में जाके देख लेना आप। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं, पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले देखो बेटा, हमें डिजायर्ड जीन आइसोलेट करना है। ये कोई सेल है, कोई सेल कुछ भी हो सकती है, ह्यूमन सेल भी हो सकती है, फंगल सेल कुछ भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट द डीएनए। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करके बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई, ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा जो उसमें बहुत सारे जीन्स हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा। हम देखेंगे कि ये एंजाइम्स कौन कौन से टूल्स में देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टूल्स हैं उसमें हम देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़े स्टेप्स बता देता हूं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। आइसोलेट द डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या कर दिया भाई, कट कर दिया। किसको कट कर दिया, डीएनए कट कर दिया, डीएनए के पीसेस बन गए। लो, अब जो है ये जो सेल थी, ठीक है, और इसके अंदर क्या था, बहुत बड़े जो डीएनए थे, और एक था क्या, डिजायर्ड जीन डीएनए। ठीक है, अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा टुकड़ा पड़ा है और क्या बोलते हैं हम निकाल लेंगे और हम यूज कर लेंगे उसको, वेक्टर के अंदर डाल देंगे और क्या बन जाएगा, वो खूब सारी कॉपी बना लेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये पूरी बड़ी सेल है, उसको हमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटाइज कर दिया, डीएनए को आइसोलेट कर दिया, फिर हमने फ्रेगमेंटाइज कर दिया यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब हमने क्या कर दिया, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। पढ़ाया हुआ है मैंने ये वाला भी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया हुआ, जाके देख लेना आप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर दिया मैंने, जो है ये जितने भी जो डीएनए थे उसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये लो भाई, कैसे है करेंगे, देखेंगे, ओवरव्यू बता रहा हूं अभी तो। अब जो है इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरा डिजायर्ड जो है, ये वाला क्या है, डिजायर्ड जो जीन है मेरा, ये डिजायर्ड जीन है। अब क्या कर लिया बेटा मैंने इसको आइसोलेट कर लिया यहां से।
आइसोलेट करने के बाद ये तो एक ही कॉपी थी, यहाँ पे एक दो कॉपी थी, कुछ ही कॉपी थी, देखो एक ही सेल है तो ये कुछ ही कॉपी थी, ज्यादा कॉपी तो है नहीं। मैंने क्या कर दिया, इसको एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे इस डीएनए के नंबर बढ़ा दिए, मैंने एम्पलीफाई यूजिंग द पीसीआर। अब जब इसके नंबर बहुत सारे बढ़ गए, मैंने क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या, जो क्लोन बना सकता है या कॉपी कर सकता है, तो क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर जो है, जिसके अंदर जो है ये वाला जो है हमारे जो जीन्स हैं, वो मैंने क्या कर दिया, मैंने रिकॉम्बिनेंट कर दिया, उनको रिकम्बाइन कर दिया। इसको उठा के मैंने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। और होस्ट सेल क्या करेगी, ये जितने भी जीन्स हैं, जो मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ जीन्स हैं और जो क्लोनिंग वेक्टर में भर भर के हैं, उसके और नंबर बढ़ा देंगे, उसके और भर भर के नंबर बढ़ा देंगे। यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आइसोलेशन ऑफ डीएनए करके, यूज करके और ये वाला यहां तक करके, उसको क्या बोलता हूं, क्लोनिंग बोलता हूं बेटा। क्या बोलता हूं, क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग या फिर इन जनरल क्लोनिंग, क्या बोलते हैं उसको मैं, क्लोनिंग। अब इसमें टूल्स कौन से यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली डीएनए आइसोलेट भी करना पड़ेगा। डीएनए आइसोलेट करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस भी यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को बेटा जो है जेल इलेक्ट्रोफोर्स भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम टूल्स में देखते हैं क्या होता है। तो टूल्स में देखते हैं सबसे पहले क्या है, पहले हम टूल्स के बारे में देखेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में देखेंगे। टूल्स में क्या आता है बेटा, सबसे पहले नंबर पे आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करते हैं, स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। फिर डीएनए लाइगेज क्या है बेटा, वो जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं डीएनए को, ज्वाइन द डीएनए। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी द डिजायर्ड जीन, जो हमारा जो डिजायर्ड जो डीएनए है उसको क्या करेंगे बेटा, कैरी करेंगे। और वो कैरी करने के बाद जो है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल क्या होती हैं बेटा, क्या करती हैं, ये कैरी द वेक्टर, सो दैट कि वेक्टर क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, और हमारा जो जीन है, डिजायर्ड जीन है, वो भी क्या कर सके बेटा, मल्टीप्लाई हो सके। अब इसमें टूल में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसने डिस्कवर किया, कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या हैं बेटा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ये ना मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल को कट करते हैं, मॉलिक्यूलर कैंची। सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची। मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करके वो कट करेंगे वहां पे, ऐसे रैंडम कट नहीं करते वो। ये रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक साइट पे ही कट करेंगे, रैंडम साइट पे वो कट नहीं करेंगे। ठीक है, और यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। आपके सिलेबस में ये चीज है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। आपके सिलेबस में इतना कुछ भी नहीं है। आपके सिलेबस में ये है कि जो टाइप 2, ये भी लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। टाइप 2 यूज्ड इन द मोस्टली यूज्ड इन बायोटेक, बस इतना है। ठीक है, इतना है कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। स्पेसिफिक जो है, जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, रैंडम साइट पे रिकॉग्नाइज, जो रैंडम साइट पे वो जाके कट नहीं करेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके फिर कट करते हैं। ठीक है, और 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। आपके सिलेबस में है नहीं, बस टाइप 2 होता है, वो यूज्ड इन द बायोटेक, जो हमारे जो सबसे यूज होता है, जो हमारे काम का है वो यूज होता है। आपको पढ़ना है पढ़ लेना, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ना, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा और देखते हैं मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे कट करते हैं। अरे मैकेनिज्म से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना देखते हैं रिस्ट्रिक्शन का, हटाओ इसको। हम देखते हैं एंजाइम्स। ठीक है, खासकर कौन से, न्यूक्लियस एंजाइम्स। पहले हम ये टाइप देखते हैं। टूल्स में सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहे हैं, है ना, टूल्स की बात कर रहे हैं। तुम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में बेटा न्यूक्लियस एंजाइम, देखो वो एक टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस कौन से एंजाइम होते हैं, जो डीएनए कट करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम तो वैसे आरएनएज भी होते हैं, डीएनएज भी होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे डीएनएज की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो डीएनए को कट करते हैं। हम तो यहाँ पे इस वाले जो है चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम डीएनए की तो बात कर रहे हैं ना, डीएनए कट कर रहे हैं, आरएनए की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए का तो यहाँ पे कोई रोल फिलहाल है नहीं। तो न्यूक्लियस एंजाइम बेटा 2 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं। ये होते हैं 2 टाइप के, एक्सोन्यूक्लियस, फिर उसके बाद होते हैं बेटा एंडोन्यूक्लियस, है ना। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, अब देख लो भाई, अब देखो अब देखो भाई, ये क्या करेंगे, बाहर से कट करेंगे,
क्या करेंगे, बाहर से कट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, मान के चलो कि ये कोई डीएनए है, तो यहां से कट करेंगे, वो बीच से कट नहीं करेंगे, वो बीच एंड हो यानी बीच में कट नहीं करेंगे, वो साइड से कट करेंगे, यानी कि साइड से छीलते जाएंगे किसको, डीएनए को। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को क्या करता है, कट करता है बेटा, बैकबोन को कट करता है, शुगर फॉस्फेट के बीच में कट लगाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड को वो करता है, ब्रेक करता है, नहीं बेटा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करता है। ये वाला भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, गड़बड़ मत कर देना। जो न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस भी सेम काम करते हैं, एंडोन्यूक्लियस सेम काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एक्सो का मतलब एक्सटीरियर एंड पे कट करते हैं। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो यहां तो 5 साइड की या फिर 3 साइड की एंड में करते हैं वो। फिर उसके बाद है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे बेटा, अंदर साइड कट करेंगे। अंदर साइड का मतलब क्लियर कट पता चल रहा है कि वो इंटीरियर पे कट करते हैं, इंटरनल साइड पे कट करते हैं। ये लो, इंटीरियर पे कट करते हैं ऐसे करके। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक देख लेते हैं एंडोन्यूक्लियस कैसे होते हैं। एंडोन्यूक्लियस की बात की थी मैंने, क्या करते हैं, जो डीएनए को बीच से कट करते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को बीच से कट कर देंगे। 2 टाइप के माने जाएंगे बेटा। पहले नंबर पे कौन से हैं इसमें, पहले नंबर पे कौन से, जनरल एंजाइम्स। नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, रैंडम, किसी भी रैंडम साइड पे कट कर देंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे वो कि भैया एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है, बीच की साइड देखनी चाहिए, येल्ले 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 दड़ा दड़ है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो घर पे का सब्जी काट रखी होती है, ऐसे चक्कू उठाएंगे या बीच से काट दिया, येल्ले, ऐसे फालतू में फ्रस्ट्रेट रहते हैं कुछ तो, है ना। तो क्या कर रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जनरल काम कर रहे होते हैं, ऐसे एंजाइम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो डीएनए को रैंडम बीच में से कट कर देंगे और बीच में से पीस बना देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डीएनए एंजाइम होते हैं। डीएनए कौन से हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है। इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होते हैं, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस। रैंडम सीक्वेंस पे काम नहीं करते, रैंडम सीक्वेंस पे काम नहीं करते। ठीक है, अब वो जो है, अगर रिस्ट्रिक्शन साइट है, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, ऐसा सीक्वेंस जिसको ये एंजाइम डिटेक्ट करते हैं, तो वहीं पे कट करेंगे। अगर नहीं है तो ये कट नहीं करेंगे, इसकी खासियत है। अगर इनके पास जो है, अगर किसी डीएनए के पास रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है ना, तो बेटा ये कट नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है बेटा, रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, ये थे बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब जो है सबसे पहला जो एंजाइम है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या था, HIND2 था, HIND HIND2। वो हम देखते हैं, थोड़ी सी डिस्कवरी देखते हैं। अब हम डिस्कवरी पे चले जाते हैं। किसकी डिस्कवरी पे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम की डिस्कवरी पे चले जाते हैं। बेटा सबसे पहले क्या बोलते हैं यहां पे, 1963 में ई कोलाई से बेटा क्या हुए थे, आइसोलेट हुए थे। ई कोलाई से आइसोलेट किया था। किसने आइसोलेट किया था, मैं आपको चलो बता देता हूं। ये आइसोलेट किया था बेटा स्मिथ ने। किसने, स्मिथ ने। इसके साथ 2 साइंटिस्ट और थे, बट आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे तो नाम भी नहीं है आपके सिलेबस में मेंशन, स्मिथ का नाम भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्मिथ ने क्या किया था, 1963 में ई कोलाई से वो किया था, आइसोलेट किया था इसको। ठीक है, नहीं, अरे ई कोलाई से नहीं किया था यार, किया तो देखो इन्होंने जो सिलेबस में नहीं दिया है, हिंड एक्चुअली मेरे मिस्टेक, अरे चल जा भाई। स्मिथ ने किया था HIND2। ठीक है, HIND2 आइसोलेट किया था, बट इसके साथ 2 साइंटिस्ट और थे, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, ई कोलाई से आइसोलेट किया था। ठीक है, 2 साइंटिस्ट और थे, तो वो 2 साइंटिस्ट का मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। तो स्मिथ ने 1963 के अराउंड जो है ये क्या किया था, HIND2। हिंड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का जो RD, ये RD क्या बेटा, स्ट्रेन था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से सबसे पहले आइसोलेट किया था। एक्चुअल में एज पर एनसीईआरटी जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो कौन सा था, HIND2 था। बट उसी के अराउंड जो है ई कोलाई में बेटा क्या हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था। ई कोलाई में कुछ फनी काम कर रहा था ये हम देखते हैं।
फनी काम क्या कर रहा था, जब देखा साइंटिस्ट ने देखा कि ई कोलाई के अंदर सम ई कोलाई, देखो ई कोलाई क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अगर मान के चलो उसको क्या कर दिया, ये जो है बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पे इसके अंदर डीएनए डाल दिया, डीएनए क्या करेगा बेटा, यहाँ पे नंबर बढ़ाएगा अपने, और डीएनए नंबर बढ़ा क्या कर देगा, सेल को रप्चर कर देगा, सेल क्या कर देगा, रप्चर कर देगा, सेल किल कर देगा सेल को। ये तो है, ये तो होता ही है, पढ़ते आए हम ये तो, ये रप्चर कर दिया, डीएनए बाहर। अब जो है यानी कि अपने नंबर बढ़ाता है, पहले एक ही कॉपी था, अब नंबर बढ़ाने लग गया। कौन है ये, बैक्टीरियोफेज है, ये ई कोलाई। अब साइंटिस्ट ने ना एक चीज देखी ना, साइंटिस्ट ने एक चीज देखी, कुछ ई कोलाई ऐसे हैं, कुछ ई कोलाई ऐसे हैं, उनके ऊपर जैसे ही डीएनए आता है वो रेजिस्टेंट है, वो ये जो है जैसे डीएनए अपना वो करेगा, वो इसको कट कर देगा, उसको क्या कर देगा, उसको कट कर देगा। जैसे क्या बोलते हैं, ये डीएनए कोई फॉरेन डीएनए आएगा, खास करके कौन सा, बैक्टीरियोफेज का, खास करके कौन सा, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, वो जैसे आएगा उसके पीस कर देगा, ये कौन पीस कर देगा, ये ई कोलाई। ई कोलाई क्या था, रेजिस्टेंट था। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियोफेज, कि अब तू देख, अब तू आ तो सही, तो अब तू देख बेटा, अब तू क्या छोड़ूंगा नहीं, अब तेरे को मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास हथियार है यहाँ पे रखे हुए। और कौन से हथियार थे उसके पास, लेट्स सी। अब देखो फॉरेन डीएनए आया, भाई बैक्टीरिया ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर सीजर थी उसके पास, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्चुअली ये नाम ही क्यों पड़ा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज, बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इन्होंने क्या कर दिया भैया, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया और ले कर दिया पीस इसके, ये ले कट कर दिया उसको, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये रेजिस्टेंट है। एंड जो है एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि भाई ई कोलाई में ऐसे करके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, ऑल्दो जो फर्स्ट जो है आइसोलेशन थी वो हिंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके यहाँ पे बैक्टीरियोफेज से वो सेफ हो गया। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कैन डिटेक्ट एंड डाइजेस्ट द ई कोलाई डीएनए आल्सो, ई कोलाई डीएनए आल्सो। भाई डबल एज स्वॉर्ड है, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या है, वो मरेगा तो डीएनए, वो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए दिखा नहीं, अपनी स्पेसिफिक साइट दिखी नहीं, कट कर दिया। तो भैया बैक्टीरिया के पास भी तो फिर डीएनए था ना अपना, वो भी क्या हो सकता है, वो भी डैमेज हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो उसके डीएनए को मार देगा, इसके खुद के डीएनए को मार देगा। बट एनसीईआरटी ने नहीं बोल रहा, साइंटिस्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की कि जो इसके पास बैक्टीरिया के पास जो है, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, कि बैक्टीरिया के पास जो है, बैक्टीरिया के पास जो खुद का जो डीएनए है, सर्कुलर जो खुद का जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए था बेटा, वो सेफ था, सेफ फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इवन इसके पास कटिंग साइट थी तब भी, इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट थी तब भी क्या हो गया, जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पे काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास एक निंजा टेक्निक थी। अब ये निंजा टेक्निक कौन सी है वो हम देखते हैं। निंजा टेक्निक डिफेंस होने की, बैक्टीरिया जो है एक निंजा टेक्निक करके खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके पास एक और एंजाइम था, वो एंजाइम क्या कर रहा था, यहां पे CH3 सीक्वेंस लगा रहा था, ये ले मिथाइल ग्रुप लगा रहा था। जहां जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो कटिंग साइट है ना, वहां वहां क्या लगा रहा था, ये मिथाइल ग्रुप लगा रहा था। क्या लगा रहा था, मिथाइल ग्रुप। और उस एंजाइम का नाम था डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या था, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज बेटा, ठीक है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने यहां पे देखा और यहां से क्या हुआ, मतलब जो है थोड़ी सी और मिस्ट्री सॉल्व हुई। और ऐसे मिस्ट्री सॉल्व करते 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 फिर जो है स्मिथ ने क्या कर दिया बेटा, HindIII की क्या की थी, जो है आइसोलेशन की थी। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है,
हम नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम का जो HIND3 है, EcoR1 है, सर ये क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज देखने वाले हैं कि आज जो है हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किए जा चुके हैं और जो कि डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट को डिटेक्ट करते हैं। तो बेटा ये जो है बहुत ही बड़ा अच्छा डेटा है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सामने स्लाइड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे चल क्या बोलते हैं, आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं कि EcoR1 इसका मतलब क्या है, बताओ भाई। पॉज करो, इसको पॉज करो और मेरे को कमेंट करो, बताओ कि सर ये मतलब है, मेरे आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, ये टाइमलाइन क्या करना, नोट कर लेना या फिर इमीडिएटली जो है देखते ही करने क्या कर देना, आप देखते ही ये वाला आंसर करो मेरे को। देखते हैं कितने बच्चों को आता है EcoR1 का मतलब क्या है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके बताओ मेरे को। EcoR1 में बेटा ई का मतलब है एशरीशिया, ठीक है, को का मतलब है कोलाई, यानी कि बैक्टीरिया का नेम है। ये किसका नेम है, बैक्टीरिया नेम। ठीक है, आर का मतलब क्या बेटा, स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, स्ट्रेन नाम होता है। देखो स्ट्रेन क्या होते हैं, जैसे कि हमारे केस में, जो हमारे केस में नहीं कह सकते, हमारी कोई सब स्पीशीज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैरायटीज होती हैं प्लांट की, एक ही प्लांट की स्पीशीज की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ऐसे ही एक ही बैक्टीरियल स्पीशीज के ना बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रेन्स बोलते हैं, है ना। बैक्टीरिया और वायरस में जो सब स्पीशीज काइंड ऑफ, यानी कि स्पीशीज के नीचे जो टाइप्स हैं उसके लिए एक नाम होता है स्ट्रेन। तो ये आर टाइप का स्ट्रेन था। ठीक है, और ये जो वन का मतलब क्या है बता, वन का मतलब क्या है, When isolated, कब हुआ आइसोलेट ये, अगर ये फर्स्ट पे आइसोलेट हुआ है तो फर्स्ट, सेकंड पे आइसोलेट हुआ है तो सेकंड, थर्ड पे आइसोलेट हुआ तो थर्ड, ऐसे करके होता है। ठीक है, यानी कि ये डिस्कवरी कब हुई उसके उस हिसाब से है। ठीक है, ये चीज देखनी है आपको। अब यहां पे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, यहां पे हिंड, सर इसका नाम क्या है, HIND2 का नाम क्या है। तो चलो ठीक है भाई, हीमियो नहीं, ये आएगा ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो क्या हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, IN, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो डी का मतलब क्या है बेटा, डी का मतलब क्या है, यहां पे एक जो है RD नाम का जो तो स्ट्रेन था, स्ट्रेन, और 2 मतलब सीक्वेंस। ऐसा करके बहुत सारे जो है 900 टाइप के बेटा क्या है, यहां पे 900 टाइप के आज जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है क्या हो चुके हैं बेटा, डिस्कवर हो चुके हैं। वो भी जो है मोर देन 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये चीज हो गई है, ये तो हो गया हमारा। तो हमारे टूल में पहले नंबर पे ये हो गया। फिर उसके बाद टूल में हमने क्या देखा था हमने DNA लाइगेज, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, क्लोनिंग वेक्टर। तो चलो भाई देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, टूल्स में हमारे एंजाइम्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं DNA लाइगेज। DNA लाइगेज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं। टूल्स में हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भाई DNA है, कोई क्या बोलते हैं, कोई DNA है। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया था, एक डिजायर्ड कोई जीन था, ये वाला, ये डिजायर्ड सीक्वेंस था ये वाला। हमने यूजिंग द मॉलिक्यूलर जो है सीजर, हमने क्या कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। चलिए इससे कर लेते हैं, आइसोलेट कर दिया। इधर हमने क्या निंजा टेक्निक लगाई, एक जो है ये वाला था, कोई वेक्टर था। ठीक है, वेक्टर को गोल कर देते हैं यार, ऐसे क्यों करना है। वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं यूजुअली। वैसे तो अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वेक्टर यूज हो सकते हैं। अगर एनिमल में अगर DNA ट्रांसफर करना होगा हमें, फॉरेन DNA, तो एनिमल में फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो है अगर प्लांट में यूज करते हैं तो बेटा एक बैक्टीरियल जो है प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड, उसको यूज कर सकते हैं। और अगर बैक्टीरिया के अंदर डालना है, ये खुद बैक्टीरिया के अंदर डालना है, तो ये प्लाज्मिड ही होते हैं, है ना। तो दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। अब क्या किया हमने, यहाँ पे इसको भी कट कर दिया,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने क्या कर दिया बेटा, इसको भी कट कर दिया। तो ये हो गया ऐसे करके लीनियर। लीनियर तो मतलब ऐसे कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कट कर दिया ये वाला। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे जो आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया ना, फॉर एग्जांपल EcoR1, सेम एंजाइम आपको यहां यूज करना पड़ेगा। अगर आपने डिफरेंट एंजाइम यूज किया ना, तो यहां पे जो क्या होगा, देखो यहां पे कट हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये वाला भी कट हो गया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कट हो गया, स्पेसिफिक साइट पे कट हो गया, है ना। तो बेटा जो कटिंग साइट अलग अलग हो जाएगी, जो डीएनए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिक नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम यूज करना चाहिए। ये जो डिजायर्ड जीन है, ये वाला क्या है, डिजायर्ड है, जिसको हमें क्या करना है, नंबर बढ़ाने है, कॉपी करना है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर क्या है हमारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड है। कट कर दिया, लो भाई। अब जो है कट करने के बाद बेटा क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस वाले पीस को इसके साथ मिक्स करते हैं और डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज यहां पे क्या करता है, ऐसे करके क्या होता है बेटा, क्या करता है यहां पे, जो है रिकॉम्बिनेंट बना लेता है। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब ये आम डीएनए नहीं है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। डीएनए लाइगेज ने यहाँ पे ये अपना काम कर दिया। डीएनए क्या है, मॉलिक्यूलर जो है ग्लू है ये वाले जो डीएनए इसको क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को दोबारा जोड़ देता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट सेल में क्या कर देंगे, हम डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा एक काम रह गया, डीएनए लाइगेज वाला काम तो हो गया, हमारा काम रह गया कौन सा, आगे बढ़ने का। और क्या देखा था हमने, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने टूल्स में क्या देखा था भैया, पहले नंबर पे हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर हमारा हो गया क्या बोलते हैं, हमारा डीएनए लाइगेज कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की, बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर। ये बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कैरी द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके सामने जो है ये क्या है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डिजायर्ड जो जीन है हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द कौन सा मॉलिक्यूलर ग्लू, कौन सा था, डीएनए लाइगेज हम कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए कैरियर होते हैं। कहां भेजते हैं, ये होस्ट सेल में भेजते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, जरूरी क्यों भैया, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं यूज किया। चलो अब वापस आ जाते हैं पॉइंट पे, आपको समझाता हूं आपको मैं किस तरह हम लोग क्लोनिंग वेक्टर को यूज करते हैं। हमारा जो डिजायर्ड जो जीन था, जो डिजायर्ड डीएनए पीस था, फॉर एग्जांपल ये हो गया, है ना, जो हमारे काम का है। फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन जीन हो सकता है। तो इसको हमने आइसोलेट करके हम डायरेक्ट बाईपास क्यों नहीं कर देते भैया, हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ई कोलाई सेल है, लो डायरेक्ट डाल दिया। ये क्लोनिंग वेक्टर काम क्या है वो समझा रहा हूं आपको, ये डाल दिया। सर इसका नंबर डायरेक्ट बढ़ाने में दिक्कत क्या है, बेटा ये काम नहीं हो सकता। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाला जो डीएनए है ना, छोटा सा पीस जो जीन है, ये कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। व्हाई, बिकॉज इट लैक्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, और ये साइट जिसको बोलते हैं, कौन साइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें प्लाज्मिड में डालना पड़ेगा बेटा। मतलब प्लाज्मिड क्या हो गया यहाँ पे, अरे यार क्या घटिया सा बनाया मैंने, अच्छा नहीं बनाया मैंने। चलो आप समझ जाओ, मेरी भावनाएं समझ जाओ आप, है ना। ये हो गया, हमने क्या कर दिया उसको, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। ऐसे नहीं किया हमने, डायरेक्ट नहीं किया ये काम, डायरेक्ट काम नहीं किया हमने, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कॉपी नंबर नहीं बढ़ाता, अपने रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट छोड़ो, ये जो ई कोलाई है इसको खत्म कर देगा। होस्ट सेल क्या कर देगी, फॉरेन डीएनए को कट कर देगी, खत्म कर, डाइजेस्ट कर देगी उसको। कोई भी जो सेल्स होती हैं, होस्ट सेल होती हैं, वो फॉरेन डीएनए को डिटेक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं अपने डिफेंस के लिए, कि नहीं भैया मेरा डीएनए मेरा है, तुम नहीं वहां पे आ सकते। तो उसके लिए एक निंजा टेक्निक होती है, एक वेक्टर यूज किया जाता है। वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को जो वेक्टर यहां पे 3 टाइप के हो सकते हैं बेटा। वेक्टर अगर हो सकते हैं, प्लाज्मिड होगा, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड है, फॉर एग्जांपल PBr322। चलो आ जाओ भैया, ठीक है, PBr
322। इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज सेल के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम इसमें इक्वलाइज सेल के अंदर जो है हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। किसको, हमारे जो है डिजायर्ड जीन को, इस वेक्टर को यूज करके। दूसरे नंबर पे हो सकता है हम रेट्रोवायरस के अंदर कर दे, फिट कर दे। रेट्रोवायरल जो डीएनए होता है वो क्या करता है, वो भैया सीधा एनिमल सेल के अंदर चला जाएगा। अगर हमें जो डिजायर्ड जीन है, अगर हमें एनिमल सेल के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है, तो रेट्रोवायरस क्या करेगा, एनिमल सेल के अंदर चला जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, ये वाला जो हॉट स्पॉट, जो हॉट जोन है। तीसरे नंबर पे जो है कुछ प्लाज्मिड होते हैं, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं। अभी कवर करेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरे जो वेक्टर के टाइप हम देखने वाले हैं। पहले वेक्टर के हम फीचर देखेंगे, फिर हम वेक्टर के टाइप देखेंगे, ठीक है, कि वेक्टर के फीचर क्या है। एक चीज आपको पता चल कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। कौन साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जो टीआई प्लाज्मिड है बेटा, वो प्लांट सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। अगर हमें कोई डिजायर्ड जीन प्लांट सेल के अंदर डालना है तो हम क्या यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड यूज करेंगे। समझ में आ गया ये चीज। तो ये वेक्टर समझ में आ गया, वेक्टर क्या होते हैं। अब वेक्टर की कुछ खासियत होती है, बट वेक्टर ऐसे रैंडम कोई नहीं होता है, अगर नथु वगैरह नहीं होता। कुछ ना वेक्टर की खासियत होती है, कुछ वेक्टर के फीचर्स होते हैं। सबसे पहले मस्ट फीचर है, उसके पास क्या होना चाहिए, पहले नंबर पे उसके पास ओरी होना चाहिए, ये तो मस्ट है, इसके बिना तो वेक्टर ही नहीं है वो, ये तो मस्ट है, इसके बिना वेक्टर नहीं कहलाएगा भाई, दिस इज मस्ट। यानी कि कोई भी वेक्टर, खास करके जो प्लाज्मिड की हम बात कर लेते हैं, चलो प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके पास होना चाहिए। वो कौन सा होता है, सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली एनसीईआरटी ने। क्या बोलते हैं एनसीईआरटी कि जो वेक्टर होता है उसके पास ओरी साइट होनी चाहिए। तो ओरी साइट क्या करती है, उसके नंबर को बढ़ाती है, 1 से 2 करने में, 2 से 4 करने में। बट एक चीज और कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ साइट ये भी डिसाइड करती है कि कॉपी नंबर कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए, 10 बनने चाहिए, 20 बनने चाहिए, 200 बनने चाहिए, कितने। तो हर एक अलग अलग वेक्टर की जो है अलग अलग कॉपी नंबर होते हैं। कॉपी नंबर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द सेल, कितने एक्वायर किए जा सकते हैं। अगर एक बार सेल के अंदर गए तो वो कितनी बार कॉपी कर सकते हैं, उसको हम कॉपी नंबर बोलते हैं। इसकी लिमिट होती है, ऐसे अनलिमिटेड ग्रो नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है ओरी साइड कंट्रोल करती है, PYQ है बेटा। ये स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, इसकी दूसरी खासियत क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, कि हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यूजुअली जीन्स इनकोडिंग द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक एम्फिसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर जो है, मान के चलो मैंने किसी सेल के अंदर डाल दिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उस सेल के अंदर चले गए। सेल छोटी सी होती है, ये भी छोटे से होते हैं, पता थोड़ी चलेगा, क्या पता ना गए हूं, क्या सॉल्यूशन में रह गए हूं, क्या पता सेल के अंदर ही ना गए हूं। तो कैसे पता चलेगा, मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल जो ई कोलाई सेल है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये वाला जो वेक्टर डाल दिया, और इस वेक्टर के पास कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या करते हैं बेटा, ये जैसे ही सेल के अंदर जाएंगे, ये वाली सेल क्या कर सकती है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। अब जो है मान के चलो मैंने इसको पेट्री डिश पे ग्रो करवाया, पेट्री डिश पता ही हो गया आपको, और पेट्री डिश के अंदर मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे एंटीबायोटिक भर दिया। कोई भी हो सकता है एंटीबायोटिक, एम्फिसिलिन हो सकता है, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, कैनामाइसिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इसमें एंटीबायोटिक डाल दिया मैंने, और मैंने इस बैक्टीरिया को बोला कि आजा, अब आजा भाई, तो यहाँ पे आ गया। अब वो ही ग्रो करेगा जिसके अंदर ये प्लाज्मिड जाएगा, जिसके अंदर ये प्लाज्मिड यानी कि ये वेक्टर जाएगा, वो ही ग्रो कर पाएगा। तो ये मार्कर होता है सिलेक्ट करने के लिए। ये कोई जो नॉर्मल सेल है, एक जो नॉर्मल सेल है जिसके अंदर क्या है, कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया, वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं वही सेल ग्रो करवाऊंगा जिसके अंदर प्लाज्मिड गया, जिसके अंदर मेरा जो है वेक्टर गया है, जिसके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन गया। एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे। इसी वजह से ये वाला बेटा क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर दैट फंक्शनिंग एज द सिलेक्टेबल मार्कर PYQ है ये वाला। ये क्या हो जाएगा हमारा PYQ। इसके बाद क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट क्या होती है, क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पे बेटा, जहां पे क्या होता है, जहां पे मेरे को अपना जीन इंटीग्रेट करवाना है।
जहां पे क्या कौन करेगा, मॉलिक्यूलर सीजर है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे और खोलेंगे उसको और उसके अंदर हम डीएनए डाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट बोलते हैं, क्लोनिंग साइट बोलते हैं। तो क्लोनिंग साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइडियली देयर शुड बी ओनली वन साइट फॉर एन एंजाइम टू अवॉइड द फ्रेगमेंटेशन। एक ही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक ही। वैसे तो यहाँ पे जो पीबीआर, ये वाला जो क्या है पीबीआर है, ठीक है, पीबीआर ऐसा नहीं होता है, पी छोटा होता है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, प्लाज्मिड है ना 332, ठीक है बेटा, क्या है 322। अब ये वाला जो 322 जो है, इसके पास यहाँ पे मल्टीपल साइट है, क्लोनिंग साइट है, बट मेरे को एक ही एंजाइम यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने BAMH1 भी यूज कर लिया, मैंने SEL1 भी यूज कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने EcoR1 भी यूज कर लिया, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वो फायदा नहीं है, वो कौन जोड़ेगा उसको दोबारा। ध्यान रखना, एक साइड कट लगती है ऐसे करके, दोबारा उसको जोड़ने में ईजी लगता है, एक कट साइड को जोड़ने में ईजी होता है, बहुत सारे फ्रेगमेंटाइज हो जाएंगे डीएनए को, फिर जोड़ना बहुत क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर के 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं, वापस फिर से आते हैं। कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, उसकी पहले क्या खासियत होनी चाहिए, ओरी साइट होनी चाहिए उसके पास, जिसकी वजह से अब क्या कर सके, वो अपने जो वो रेप्लिकेट कर सके होस्ट सेल में पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या कर सके, कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सके, कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सके। कौन करता है कॉपी नंबर कंट्रोल, ओरिसाइट करती है। दूसरे नंबर पे हम सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है बेटा, हमारा क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो हमारा जो वेक्टर है, हम कैसे पहचानेंगे कोई वेक्टर जो है वो होस्ट सेल में गया, तो हमें कौन सा पता चले कौन सी सेल सेलेक्ट करनी है। भाई जिसके अंदर प्लाज्मिड जाएगा वही सेल ना हमारे काम की है, हम रैंडम सेल को ग्रो करवाते जाएंगे, रिसोर्सेज खत्म कर देंगे, अपना कोई मतलब नहीं है ना। तो सिलेक्टेबल जो मार्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, होस्ट सेल को क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करने में काम आते हैं। ऐसी सेल जो है जिसके अंदर प्लाज्मिड जाएगा वो एंटीबायोटिक के ऊपर ग्रो कर जाएगी। अगर एंटीबायोटिक ग्रो कर जाएगी तो वो हमारा, इसका मतलब क्या है कि हम वो जो सेल है वो सेल ट्रांसफॉर्मेंट हो चुकी है, उसके अंदर ये वाला जो हमारा जो वेक्टर है वो जा चुका है। तीसरे नंबर पे क्या बोला बेटा, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब क्लोनिंग साइट क्या होती है बताओ भाई, क्लोनिंग साइट क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, ये वाली जो एक साइट है फॉर एग्जाम्पल EcoR1 कटिंग साइट है, तो यहां पे कट करके जो फॉरेन डीएनए है यहां पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। जिस जगह पे कट करेंगे वहीं इंटीग्रेट करना इजी होता है। ठीक है, तो EcoR1 यहां पे क्या कर दिया, कट कर दिया, और उससे क्या हो गया, यहां पे फॉरेन डीएनए हमारा यहां पे लाइगेट हो गया। यहाँ पे लाइगेट कैसे, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, और हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया डीएनए। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट जरूरी है, क्लोनिंग साइट नहीं है तो कैसे डालोगे इसके अंदर, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि इसके अंदर रख दिया डीएनए, वाह बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ये वाला हमारी जो है किसकी फीचर है, ये है बेटा क्लोनिंग वेक्टर के फीचर। क्लोनिंग वेक्टर मैंने 3 टाइप बताए थे, कौन कौन से बताए थे बेटा, कि वो एनिमल को अगर करना है तो हमें रेट्रोवायरस को यूज करना, एनिमल वायरसेस को। एनिमल वायरस क्या करते हैं, अपने जो है वायरस को, अपने वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करते हैं हमारे क्रोमोसोम के साथ। तो आपने देखा होगा कौन सा वायरस है ऐसा, रेट्रोवायरस, जैसे कि HIV वायरस क्या करता है, ये काम तो करता है। ठीक है, ये तो काम करता है वो, है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या है, फॉर एग्जांपल जो प्लांट है, प्लांट में करना हो तो प्लांट के लिए एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, वो क्या करता है बेटा, अगर हमें प्लांट के अंदर डालना है ना, वेक्टर डालना है, जीन डालना है, तो वो बैक्टीरियल जो है प्लाज्मिड को हम आइसोलेट कर लेंगे और उसके अंदर अपना जीन डाल के, डिजायर्ड जीन डाल के हमारे प्लांट के अंदर डाल देंगे। कैसे होगा हम करेंगे, बाद में करते हैं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहले क्लोनिंग वेक्टर के थोड़ा डिफेक्ट देख लेते हैं। पानी पी लेता हूं पहले, फिर देखते हैं। हाँ भाई ठीक है, इसकी खासियत यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको कवर करने हैं, ध्यान रखना। हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट है जो PBR 322 के बेटा यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं। पहले नंबर पे बेटा क्या है, इसकी कौन कौन से जो क्लोनिंग साइट है, ओरी साइट तो है ही है, ओरी साइट तो है ही है, ये तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसके बिना मत करवा देना। यहाँ पे कौन कौन से जो यहाँ पे कटिंग वो हैं साइट्स हैं, क्लोनिंग साइट्स हैं, EcoR1, CLE1, Hind3, ठीक है, प्रोटियस वल्गेरिस वाला जो है 1, PST1, ठीक है, जो है प्रोटियस वल्गेरिस 2,
सेल 1, सल्मोनेला 1, BAMH1। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, कटिंग साइट है, क्लोनिंग साइट है, यानी कि यहाँ पे हम जो है कट करके डीएनए को, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट तो देखो कितने टाइप की है, देखो कितनी है यहाँ पे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है इसके पास, कितनी क्लोनिंग साइट है, तो 8 साइट है बेटा। इस चीज का ध्यान रख लोगे आप, कर लोगे आप, ठीक है, इजी बीजी। अब जो इसके अंदर कितने मार्कर हैं, दूसरे क्या होने चाहिए, मार्कर होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट तो हमने देख ली, ठीक है, हम कितने मार्कर, मार्कर कौन से होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर कौन से होते हैं बेटा, जितने वो रेजिस्टेंट करता है। तो 2 के लिए रेजिस्टेंट है वो, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, यानी कि वो उसके पास जो है 2 जीन है जो 2 एंटीबायोटिक को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। देखो ये वाला जो है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान से सुन लो बेटा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया था कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाले में कितनी कटिंग साइट है, 2 कटिंग साइट है। देखो ध्यान से देखो, एम्फिसिलिन वाले में 2 कटिंग साइट है, पी और पी, आप एपी एप, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन में कितनी है बेटा, टेट्रासाइक्लिन में कितनी है, टेट्रासाइक्लिन में कितनी है, 2 है, ठीक है। कौन सी है, बीटीएस बीटीएस आर्मी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो वो है सीक्वेंस है, जो जीन है, उसके अंदर 2 कटिंग साइट है। कौन सी है, BAMH1 और कौन सी है बेटा, सेल 1। आपको ये याद करने हैं, आपको 2 याद करने हैं फीचर, इससे अब जो है आपके काफी हेल्प मिलेगी। नीट 26 में यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और पूछ रहे, आरओपी क्या है, आरओपी क्या है बेटा, बेटा क्या होता है, ये वो प्रोटीन बनाता है जो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है। देखो ओरिजिन होता है तो वो तो चलो वहां से डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट करना शुरू होता है, बट उसके लिए तो बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं ना। तो वो प्रोटीन को कौन बनाता है, आरओपी बनाता है, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि आरओपी। आरओपी के अंदर बेटा क्या है, यहाँ पे प्रोटियस वल्गेरिस 2 साइट है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, PVO2, ठीक है। तो RPV2 ऐसे करके याद कर लेना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। ये तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर हो गया, ये तो यूजुअली बैक्टीरिया के लिए होता है, ये वाला यूजुअली बैक्टीरिया के लिए होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या है, फिर से बता देता हूँ आपको। चलो मैं पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स के लिए, देख लेते हैं। प्लांट्स के लिए बेटा एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो कि पैथोजन है। ये क्या करता है, एक डिलीवर ऑफ पीस ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड टीडीएनए। ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है। उस प्लाज्मिड के पास क्या है बेटा, एक ये प्लाज्मिड है, टीडीएनए, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का नाम क्या है बेटा, टीआई प्लाज्मिड। और इसके पास कौन सा सीक्वेंस है, टीडीएनए मतलब ट्यूमर डीएनए। क्या करता है, ये ट्यूमर करता है। किसके अंदर करता है, प्लांट के अंदर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट है, देखो ये प्लांट के अंदर क्या है, पूरा ट्यूमर बना हुआ है, यानी कि प्लांट की सेल को क्या करता है, ये बहुत ओवर जो है ग्रोथ करवाता है उनकी, है ना। ओवर ग्रोथ करवाने से क्या हो जाएगा, जितने नंबर सेल्स के बढ़ेंगे उतने नंबर बैक्टीरिया के बढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग ये प्लाज्मिड है इसके पास, टीआई प्लाज्मिड इसको बोलता हूँ, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये वाला जो है पूरा पूरा बेटा नीट 26 के लिए फिर से जरूरी हो जाता है। नीट 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट दिख रहा है मेरे को यहाँ से आते हुए, पता नहीं क्यों, हर साल वैसे आता है यहाँ पे क्वेश्चन, इस साल भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड बेटा क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। नाम से क्लियर है, ट्यूमीफेशियंस मतलब ट्यूमर करने वाला है। ये क्या करेगा, अपना जो प्लाज्मिड है ये प्लांट सेल के अंदर डाल देगा। अपना जो प्लाज्मिड है प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, लो भाई। अब क्या करेगा उससे, ये जो है कुछ स्पेशल जो है प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे क्या होगा, जो प्लांट सेल है वो ग्रो करने लग जाएगी, ट्यूमर बना देगी। क्या बना देगी, ट्यूमर बना देगी, ओवर ग्रोथ हो जाएगी इसकी भर भर के। लो बन गया ट्यूमर, क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, देख सकते हो आप ट्यूमर। तो यहां पे साइंटिस्ट ने एक चीज सोची कि ये प्लाज्मिड अगर प्लांट के अंदर जा सकता है, इस तरीके से अगर जा सकता है, तो क्यों ना हम इसको यूज कर लें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया।
अब आइसोलेट करने के बाद उसको डिसार्म करती है। डिसार्म का मतलब क्या होता है, अब उसके अंदर टीडीएनए नहीं है। टीडीएनए नहीं है मतलब क्या होता है, वो ट्यूमर डीएनए नहीं है, वो ट्यूमर नहीं कर सकता। टीडीएनए की जगह मैंने अपना डीएनए डाल दिया। क्या डाल दिया, अपना जो इंटरेस्ट डीएनए डाल दिया, जो इंटरेस्टिंग डीएनए जो मैं प्लांट के अंदर डालना चाह रहा हूं। तो मेरे को अगर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करना है, जीएमपी जिसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है अगर मेरे को, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, प्लांट के अंदर जो है मेरे को कोई जीन अगर कैरी करना है तो मैं कौन सा बैक्टीरिया यूज करता हूं बेटा, टीआई प्लाज्मिड यूज करता हूं। कहां से आता है ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से आता है। साइंटिस्ट देखो लिखा हुआ है मॉडिफाइड द टीआई प्लाज्मिड टू बी नॉन पैथोजेनिक बट एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। आजकल यूज हो रहा है ये वाला, अच्छा खासा यूज होता है। आपने बीटी कॉटन सुना होगा बेटा, बीटी कॉटन में कहीं ना कहीं ये वाली टेक्निक यूज हुई थी। यार बीटी कॉटन मतलब क्या है, ऐसा जो कॉटन प्लांट जिसके अंदर बैसिलस थ्रूजेनेसिस के जीन है, ऐसे ही क्या किए गए थे, वो ट्रांसफर किए गए थे। वाओ बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आता, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमेफेसियंस है वो डाइकॉट को इन्फेक्ट करता है या फिर मोनोकॉट को इन्फेक्ट करता है, ये आपको बताना है बेटा। डाइकॉट को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है या फिर मोनोकॉट को इन्फेक्ट करता है, ये आपको बताना है। अब अगर मान के चलो मेरे को एनिमल सेल के अंदर कोई डीएनए ट्रांसफर करना है, फॉरेन डीएनए, एनिमल सेल को क्या करना है मेरे को, जो है ट्रांसजेनिक माइस बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं ये वाला प्लाज्मिड डाल सकता हूं? नहीं, क्यों नहीं डाल सकता, ये प्लाज्मिड होस्ट सेल यानी कि एनिमल सेल के अंदर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। क्या मैं वो प्लाज्मिड डाल सकता हूं PBr322? नहीं बेटा, वो इकोलाई के लिए बना हुआ है, वो बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। ये किसके लिए बना है, प्लांट के लिए बना है। तो एनिमल के लिए अगर मेरे को वेक्टर चूज करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, रेट्रोवायरसेस। दे नेचुरली ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस वन बट आर डिसआर्म टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। ठीक है, अगर मेरे को जो एनिमल सेल के अंदर जो है कोई डिजायरेबल जीन डालने, तो पहले उनको डिसआर्म कर दो, यानी कि उसके जो खतरनाक वाले जीन है उसको हटा दो और अपना डीएनए डाल दो। ठीक है, हो गया काम। तो ऐसी चीज होती है बेटा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कितने चीज देखी, हमने अभी तक हमने क्या चीज देखी, टूल्स चल रहे हैं अभी भी। टूल्स में हमने क्या देख लिया, ये देख लिया हमने, पहला देख लिया डीएनए कट करने वाले जो एंजाइम्स है, फिर ज्वाइन करने वाले एंजाइम देख लिए, फिर जो है वेक्टर देख लिया, हम वेक्टर जो है सबके टाइप के देख लिए, और कॉम्पिटेंट जो है होस्ट सेल अभी देखनी रहेगी। ये कॉम्पिटेंट होस्ट सेल क्या होती है, चलो वो हम देख लेते हैं जी। कहाँ है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, किधर रहेगी भैया, किधर रहेगी, ये रही। अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इसके पास कोई अपना जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। उसको मैंने सेल के अंदर डाल दिया, उसको अंदर मेरे को सेल के अंदर डालना है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, वो ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो क्या है, डीएनए है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। अगर आपको ये चीज जाननी है सर ये क्या चीज होती है, तो मैंने सेल वाला जो चैप्टर है बेटा, मैंने उसको कवर करवाया हुआ है। सेल वाला जो चैप्टर है ना, मैंने इसी क्रैश कोर्स में कवर करवा दिया है। ठीक है, आप जाके सेल वाले चैप्टर में देख दो, वहां पे फॉस्फोलिपिड बायलेयर कैसे जो है पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो इंटीरियर है सेल मेम्ब्रेन की वो हाइड्रोफोबिक होती है, मैंने बताई हुई है ऑलरेडी, आप जाके देख लेना। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं जी। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो है सेल मेम्ब्रेन क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है इंटीरियर। डीएनए हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो हो गया बवाल, हो गया बवाल, क्रॉस ही नहीं कर सकता, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, वापस आ जाएगा, वापस क्या जाएगा ही नहीं, बाहर रह जाएगा। तो क्या करना पड़ता है अपने को, पहले इस सेल को, ये जो नॉर्मल होस्ट सेल है बेटा, उसको क्या करना पड़ता है, पहले कॉम्पिटेंट करना पड़ता है। कॉम्पिटेंट क्या होती है, ऐसी सेल विच इज रेडी टू अपटेक द डीएनए, रेडी टू अपटेक द डीएनए। कोई निंजा टेक्निक लगानी पड़ेगी कि मेरा जो वेक्टर है, डिजायर्ड जीन वाला रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, वो इस सेल के अंदर चला जाए और उसको ट्रांसफॉर्मेंट कर दे, उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। क्या कर दे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है। पहली टेक्निक कौन सी है, केमिकल मेथड। दूसरी कौन सी है, फिजिकल मेथड। पहली कौन सी है, केमिकल मेथड। दूसरी कौन सी है, फिजिकल मेथड। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। तो हमने टूल्स देख लिए बेटा, अब हम प्रोसेस पे आ जाते हैं। टूल्स हमने सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम स्टेप्स यानी कि प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में पहले नंबर पर क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल
ये हो सकता है, बैक्टीरिया सेल हो सकती है, या फिर एनिमल सेल भी हो सकती, एनिमल सेल तो होगी ना, फंगल सेल भी हो सकती है। फंगल सेल ऐसे थोड़ी ना होती है, ठीक है, और प्लांट सेल भी हो सकती है। तो क्या है ये मेरे जो इंटरेस्टिंग जो जीन इंटरेस्ट कोई भी हो सकते हैं मेरे, सारे इकट्ठे मत कर देना कि सर सारे इकट्ठे हो सकते हैं क्या, इतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना है, ठीक है, उतना दिमाग लगाना है जितना काम का है हमारा। तो ये एनिमल सेल भी हो सकती है यानी कि ह्यूमन, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया सेल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, फंगल सेल भी हो सकती है। इनसे डीएनए आइसोलेट किया जाएगा पहले बेटा डीएनए ना आइसोलेट किया जाता है, ऐसे नहीं होता है कि सीधा मतलब क्या बोलते हैं डीएनए आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर उस बहुत बड़े जो डीएनए कैसे किया जाएगा हम देखेंगे, तो बहुत बड़ा डीएनए होगा, फिर उसको कट किया जाएगा। फिर जो हमारे जो काम का डीएनए है ना, जो काम का डीएनए है वही क्या बोलते हैं बेटा सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट द काम का डीएनए। काम का डीएनए मतलब डिजायर्ड डीएनए। कैसे होता है हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं स्टेप कौन कौन से आगे, पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग द डीएनए स्पेसिफिक साइट पे कट कर दिया। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, हमने मान के चलो क्या बोलते हैं हमारा जो काम का जो जीन है उसको ले आए, पर वो तो एक ही है, अब इसके नंबर बढ़ाएंगे हम। कैसे बढ़ाएंगे, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर स्टेप भी आ जाएगा, डीएनए आइसोलेशन स्टेप आ गया, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेट आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद सेपरेट आ गया। सेपरेट किससे होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन कौन करता है, पीसीआर करता है, वो स्टेप हम करेंगे। फिर उसके बाद लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, अब ये वाले को क्या करेंगे हम वेक्टर के अंदर डाल देंगे, ये लो भाई वेक्टर के अंदर डाल दिया, इस वाले को वेक्टर के अंदर हमने डाल दिया। इसके बाद हमने क्या डाल दिया, ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल, लो भाई। और इसके बाद जो है हमारे जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले स्टेप कौन सा आता है, सबसे पहला स्टेप कौन सा था भाई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आ जाओ, ये है हमारा, आ जाओ आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लो, शुरू करते हैं। ये क्या है, बैक्टीरिया। कौन है ये, बैक्टीरिया। चलो फॉर एग्जांपल इकोलाई हो गया, हंसता खेलता प्यारा सा बैक्टीरिया। इसकी भैया डीएनए ऐसे निकलेगा नहीं, ये भी कम थोड़ी है, इसके पास ऊपर भाई सेल वॉल है। आप ऐसे नहीं है कि निकाल डीएनए निकाल अपना, ये ले, ऐसे नहीं होता है। उसके पास बेटा सेल वॉल है, सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके सेल के कंपोनेंट निकलेंगे और डीएनए निकलेगा, ऐसा नहीं है। और डीएनए डायरेक्ट निकलता नहीं है, क्या है वो तो सेल को तोड़ेंगे ना, पहले सेल को ब्रेक किया जाता है। कहने का मतलब सेल को ब्रेक करो, सेल के सारे कंपोनेंट निकाल दो, उसमें डीएनए भी होगा, उसमें आरएनए भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, बाकी कंपोनेंट भर भर के कंपोनेंट होंगे, उसमें भर भर के कंपोनेंट होंगे। तो आपको डीएनए जो आइसोलेशन करना है ना, ये वो पहला स्टेप है, डीएनए आइसोलेशन जो करना होता है बेटा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं बैक्टीरिया की अगर मैं सेल वॉल को तोड़ता हूं तो लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, हमारे आंसुओं में मिलता है, हमारे आंसुओं में मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो घड़ियाली आंसू रो रहे होते हैं, उनको पढ़ना ना पड़े, थोड़ा सा रोने लग जाओ, घर वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं आज मत पढ़, कल पढ़ लेना। ऐसे करते करते नीट का एग्जाम आ गया, अब कल पढ़ लेना। अब बीएससी की तैयारी चल रही है, बीएससी बुरी नहीं है बट जो टारगेट बनाया था वो तो काम हुआ नहीं। पढ़ना तो बीएससी में पड़ेगा, सीयूईटी की जो है एग्जाम देने पड़ेंगे तब भी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, बात तो वही आ गई। तो भैया आंसुओं में होते हैं लाइसोजाइम। एक्चुअली क्या होता है, जब धूल मिट्टी पड़ जाती है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं लाइसोजाइम को रिलीज करते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है और हमारा जो है डिफेंस मैकेनिज्म है वो, हमने निंजा टेक्निक लगाई, इसके सेल वॉल को तोड़ दिया और सारे कंपोनेंट बाहर, ये ले भैया। अब इसमें भर भर के कुछ भी हो सकता है, इसमें सब कुछ होगा, इसमें डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन्स होगा और भी कंपोनेंट होगा, मिक्सचर है ये। क्या ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन प्लस अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, भर भर के होंगे बेटा। इसमें क्या होंगे, भर भर के होंगे। अब बेटा क्या होता है यहां पे, अब दूसरे नंबर फंजाई आ गए। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, काइटिनेज। अब बेटा एक काम करो, यहां पे ना आप एक काम करो, आप लगा लो 2026 लिख दो इधर, एक्सपेक्टेशन 90%, एक्सपेक्टेशन 90%। तो बेटा ये क्या हो गया, काइटिनेज हो गया। काइटिनेज ने क्या कर दिया, सेल वॉल को तोड़ा और सारे कंपोनेंट बाहर निकाल दिए, मिक्सचर आ गया भाई। ये भी कर सकते हैं। अगर जो ये है, ये कौन सी सेल है, ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। तो मैं क्या करूंगा, सेलुलेज प्लस
पेक्टिनेज, मैं क्या करूंगा उससे डाइजेस्ट कर दूंगा, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी और इसके कंपोनेंट को क्या कर दूंगा मैं, येलो कर दिया, मिक्सचर बन गया। आप ना आप बोलो सर तीनों का मिक्सचर कर रहे हो, अरे भैया एक ही सोर्स लेंगे ना हम तो एक सोर्स ले लिया हमने, मिक्सचर आ गया। अब इस सेल वॉल को तोड़ के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए भी कुछ वो होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं। सर आप बोलो सर एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहले तो सेल वॉल को तोड़ा जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए भी कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल एसडीएस है, आपके सिलेबस में वो है नहीं, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ट्राइटन X100 है, ऐसे करके बेटा बहुत सारे क्या है जो रिएजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को भी ब्रेक कर देते हैं। तो सेल वॉल को तोड़ दिया, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया। एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर लो उसको, इन एंजाइम्स की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं जो है इसको सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा और हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। अब हमने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे सबसे पहले ट्रीटमेंट किया। इसके पास क्या है, डीएनए आरएनए भर के सब कुछ है। पहले मैंने उसका प्रोटीएज के साथ ट्रीटमेंट कर दिया, तो प्रोटीन क्या हो गए, डाइजेस्ट हो गए। फिर उसके बाद मैंने और ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया इसका जो है आरएनएज के साथ कर दिया कि आरएनएज भी खत्म। अब जो है मैंने क्या कर दिया, अदर प्योरिफिकेशन कर दी। अदर प्योरिफिकेशन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि अदर जो बाकी चीजें जो हैं वो क्या कर दी हमने, वो आइसोलेट कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला सिर्फ डीएनए रह गया, ओनली क्या रह गया, डीएनए। बट यहां पे डीएनए क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो मैं उसको आइसोलेट नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूं उसके अंदर चिल्ड एथेनॉल डाल देता हूं, चिल्ड एथेनॉल। वो लिखा होता है ना बहुत सारे बाहर ठेकों पे लिखा होता है, यहाँ पे चिल्ड बियर मिलती है, कईयों पे तो लिखा होता है चाइल्ड बियर मिलती है, अलग ही लेवल पे चले जाते हैं वो, है ना। वो यूपी हरियाणा किस जगह पे मिलता है ना, कई जगह पे जाता हूँ ऐसे क्या बोलते हैं, हमारे जो हाईवे पे जाता हूँ चला रहा होता हूँ उसमें लिखता है भयंकर ठंडी बियर, चाइल्ड बियर। मैंने कहा भाई सही है, चाइल्ड बियर अलग ही चल रहा होता है, ठीक है। और बियर क्या है बाय द वे बताओ, नॉन फर्मेंटेड तो है ही है, डिस्टिल्ड है कि नॉन डिस्टिल्ड है, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं आपको कितना पता है, सिलेबस में है हमारी। मैंने चिल्ड एथेनॉल डाल दिया यहाँ पे। चिल्ड एथेनॉल क्या होता है एक्चुअल में ना, डीएनए को ना चिल्ड एथेनॉल की प्रेजेंस में ना डीएनए वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने ठंडा बिल्कुल अल्कोहल डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, कौन सा होता है, चिल्ड एथेनॉल। तो डीएनए ना उसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकता। पहले जो वो ऐसे सॉल्यूशन में घूम रहा था ना डीएनए, जो सॉल्यूशन के अंदर घूम रहा था डीएनए, सॉल्युबल था। जब एथेनॉल डाला, चिल्ड एथेनॉल डाला, ठंडा बिल्कुल चिल्ड एथेनॉल, तो वो क्या है, वो एथेनॉल से दूर भागेगा। वो कौन, डीएनए, वो एथेनॉल से दूर भागेगा और वो बेटा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। वो एथेनॉल से दूर भागेगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा एथेनॉल में। वो कहेगा भैया एथेनॉल आ गया, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा। तो ये क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को जो सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, तो क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है कि जो एथेनॉल का काम क्या है, वो प्रेसिपिटेट करना है। किसको प्रेसिपिटेट करना है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है। कैसे, वो डीएनए को इनसॉल्युबल कर देता है पानी के अंदर। पानी था ना पहले, पानी वाला मिक्सचर था, एक्वस मिक्सचर था, हमने एथेनॉल डाला तो एथेनॉल ने क्या किया कि भैया हट जाओ यहाँ से, अब मैं आ गया हूँ। तो डीएनए कहता भाई मैं तेरे से दूर रहता हूँ, डीएनए नीचे चला गया। डीएनए कहाँ चला गया बेटा, नीचे चला गया, सेटल डाउन हो गया नीचे। ये लो, अब मैं इसके ऐसे करके ना, ये वाला कोई चम्मच सा है, इससे जो है डीएनए को निकालता हूं। देखो डीएनए सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, उसको निकाल, इसको मैं बोलता हूं स्पूलिंग। आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आज मैंने क्विज डाली थी आज मैंने, ठीक है, यूट्यूब पे। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि भैया आंसर करो इसका, इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग, ठीक है, स्पूलिंग हो गया। यहां तक हो गया, डीएनए आइसोलेट कर दिया। अब डीएनए आइसोलेट करने के बाद दूसरा आता है बेटा, दूसरी प्रोसेस कौन से आते हैं, कटिंग डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। मैंने पूरा डीएनए फ्रेगमेंट, भाई डीएनए है बहुत भर के डीएनए। अब मेरा जो है डीएनए, जो डिजायर्ड जो जीन है मेरा, वो तो छोटी जगह पे ही है ना, ठीक है, वो तो छोटी जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है बस, वो बाकी तो है नहीं ना, वो बाकी तो कहीं है नहीं, यहाँ है बेटा, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको कट कर दिया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा यूज कर दिया, यहाँ पे इको R1 कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो इको R1 है ना बेटा, आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, इको R1 एक स्पेसिफिक साइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, GATTC।
अब फॉर एग्जांपल GATTC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारी जगह पे क्या हो सकती है, कटिंग साइट हो सकती है। जैसे मैं EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करूंगा ना, वो क्या करेगा, सीक्वेंस को पहचान जाएगा और क्या कर देगा, कट कर देगा। उससे क्या बन जाएगा, DNA फ्रेगमेंट बन जाएंगे, भर भर के DNA फ्रेगमेंट बन जाएंगे। लो भैया, है ना, हमारा डिजायर्ड जीन भी होगा उसमें एक आधा बीच में, ये ले भैया, एक आ गया हमारा डिजायर्ड जीन आ गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा यूज किया, EcoR1। अब ये कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना बेटा, वो ऐसे काम करता है। अरे वो ना सारे सीक्वेंस को नहीं पहचानता, वो ना एक जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, GATTC। अगर मैं 5 to 3 पढ़ रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो गया, GATTC हो गया। अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी सेम आएगा, GAATTC। तो चाहे मैं इधर से पढ़ लूं, चाहे मैं इधर से रीड कर लूं, ये दोनों जगह से रीड क्या होगा, सेम होगा। उसको मैं क्या बोलता हूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलता हूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, DNA सीक्वेंस बोलता हूं। अब क्या करेगा ये वाला EcoR1, क्या करेगा, कट कर देगा यहाँ पे। वैसे कहां कट करता है मैं आपको बताता हूं, यहां कट करता है ये वाला, और क्या कर देगा, ऐसे बना देगा। देखो कट करने के बाद क्या है, G, यहाँ पे क्या है, G, ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, G यहाँ पे कट हो गया तो इधर क्या आ जाएगा, C, ठीक है, T, T, A और A कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गया, सेम इधर आ गया, वही चीज है। G इधर से कट हो गया तो इधर क्या रह गया, C, T, T, A और A, ठीक है। बाकी जो DNA क्या था वो देखो, बाकी DNA क्या है यहाँ पे, क्या बेटा, बाकी DNA क्या है, देखो बाइंड है, बट ये वाला जो साइट है, ये वाली साइट क्या है, ये स्टिकी हो गई है, ये वाली देखो, ये बाइंड नहीं कर रही है, स्टिकी एंड होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिकी एंड होते हैं। तो ऐसे करके क्या कर दिया, EcoR1 ने क्या कर दिया, कट कर दिया, EcoR1 ने कट कर दिया, ठीक है। कौन से एंजाइम कौन से DNA कट कर दिया, हमारे जो जिससे हम होस्ट जो DNA आइसोलेट किया था उसको कट कर दिया, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए, बहुत सारे भर भर के फ्रेगमेंट बन गए। मैंने फॉर एग्जाम्पल कौन सा यूज किया, EcoR1, और उसकी स्पेसिफिक साइट कौन सी है, घातक। याद करने की निंजा टेक्निक है, घातक, काफी घातक है, घातक है, घातक है, छोरिया घातक है, छोरी घातक है, सॉरी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने EcoR1 को यूज करके, रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम को यूज करके, मैंने जितना जो DNA था मैंने क्या कर दिया, उसको सेगमेंट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, सेगमेंटाइज कर दिया, सेपरेट बोल दिया, सेगमेंट कर दिया, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए उसके, ठीक है, बहुत सारे क्या बन गए, फ्रेगमेंट बन गए। अब ये बहुत सारे फ्रेगमेंट में से मेरे को अपना जो जीन है, अपना जीन डिजायर्ड जीन है, ये वाला फॉर एग्जांपल ये डिजायर्ड जीन है, इसको सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक निंजा टेक्निक, और उस निंजा टेक्निक का नाम क्या बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आ जाओ भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ गई, वैसे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पीछे रह गई थी, मैंने पीछे लगा दी थी, ये ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे करके जेल होती है ना। तो चलो वापस मैं उस पर पॉइंट पे आता हूँ, आते हैं, चलो ठीक, बहुत सारे DNA हैं, ठीक। मेरा जो काम का DNA भैया ये रहा, मैं डबल स्टैंडर्ड ही है बट यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, ये DNA फ्रेगमेंट है, ये DNA फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। पहले मैंने आइसोलेट कर दिया, फिर क्या कर दिया बेटा, डाइजेस्ट कर दिया। अब मैंने चला दिया बेटा, जेल में डाल दिया इसको। एक होती है जेल, है ना, जेल होती है बेटा, एगारोस जेल होती है। क्या होती है, एगारोस जेल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप में से कितने बच्चों को पता है एगारोस जेल किसकी बनती है, एगारोस की बनती है। एगारोस जो आइसोलेट होता है, जो ऑब्टेन्ड होता है, वो किससे ऑब्टेन होता है, मैं आपको बता देता हूं, सीवीड से होता है। नाम बताओ सीवीड, कौन सी सीवीड ऐसी है, रेड एल्गी होती है, इतना बता देता हूं आपको, रेड एल्गी होती है, उसका सीवीड बोल दिया यहाँ पे, एनसीईआरटी यहाँ पे सीवीड बोलती है, और प्लांट किंगडम उसमें वाले में क्या बोलती है, एल्गी वाले पोर्शन में क्या बोलती है कि रेड एल्गी बोलती है। रेड एल्गी में कौन सी मच्छर घूम रहा है, रेड एल्गी में कौन सी दो एल्गी ऐसी हैं बेटा जिससे ये मिलता है अपने को, एगारोस मिलता है, और जिससे ये वाला क्या बोलते हैं, एगारोस जेल बनाई जाती है। मच्छर वाला कंपोनेंट चला देता हूँ, ये ले भाई मच्छर, एक मच्छर,
लो भाई मुझसे वाला चला दिया। गर्मी भी हो गई, मैं ऐसे चला दूं मैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, थोड़ा हो सकता है आपको बीच में वॉइस की डिस्टर्बेंस आए बेटा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये जेल है, एगारोस जेल है, उसके अंदर छोटे छोटे ना ऐसे करके गड्ढे से बने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना जो है डीएनए भर दिया। लो है, सबके अंदर भर दिया, एक एक करके सबके अंदर भर दिया, सेम सैंपल तो भर दिया मैंने। ठीक है, अब जो है डीएनए मैंने आ गया यहाँ पे, डीएनए आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर उसको मैं, ये तो सामने से है, अगर उसको मैं साइड से देखता हूं तो ये एगारोस जेल है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, ये क्या डाल दिया मैंने, डीएनए डाल दिया यहाँ पे। क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया, डीएनए डाल दिया। ठीक है, एगारोस जेल है। अब क्या किया मैंने, इस जेल को क्या किया मैंने, इस जेल को मैंने क्या किया, एक जो डब्बा था ना, एक स्पेशल डब्बा होता है, ऐसे रैंडम डब्बा नहीं होता, वो स्पेशल डब्बा होता है, उसके अंदर बफर होता है। उसके अंदर क्या होता है बेटा, बफर होता है। बफर क्या होता है, जिससे जो पीएच बैलेंस रहती है ना, हम जो जेल को रख देंगे वहां पे, TAE बफर होता है, बट आपके सिलेबस में वो है नहीं, ये बफर है बेटा, एक स्पेसिफिक बफर होता है, जो पीएच बफर होता है, जो स्पेसिफिक पीएच को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, उसको ऐसे जो है क्या नहीं होने देता, उसको इम्बैलेंस नहीं होने देता। अगर इम्बैलेंस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने ये वाली जो जेल है मैंने यहां रख दी इसके अंदर, ये ले, अब इसके अंदर गड्ढे हैं, साइड से देख रहा हूं, फ्रंट के अंदर, फ्रंट से देखूंगा तो देखो 4 5 6 गड्ढे भी हो सकते हैं, साइड से आपको एक एक गड्ढा दिखेगा, और इसके अंदर मैंने डाल रखा अपना डीएनए, ये डीएनए फ्रेगमेंट मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये ले भाई। अब जो है ठीक है, हो गया ये वाला काम। अब मैंने इसमें क्या कर दिया बेटा, चार्ज लगा दिया। अब आप मेरे को ये बताओगे कि कौन सा चार्ज यहाँ पे कैसे लगता है, तो इस साइड लगता है बेटा माइनस चार्ज, और इस साइड लगता है प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज वाला जो साइड है उसको मैंने क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। क्या बोल दिया, एनोड। जैसे मैंने चार्ज ऑन किया, ये वाले जो सारे के सारे जो डीएनए हैं, ये बेटा भागना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डीएनए है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्यों होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने शुगर फॉस्फेट के बारे में कुछ बताया हुआ है, जाके देखना। डीएनए के स्ट्रक्चर में बताया मैंने। अच्छा, डीएनए की पैकेजिंग में मैंने बताया हुआ है कि डीएनए की पैकेजिंग जो होती है उसमें डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है वो हिस्टोन ऑक्टामर के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज होता क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्या करेगा, ये रन करेगा टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये PyQ है, यहां पे लिख लो 2026। पूरे चांसेस हैं बेटा, यहां पे पूरे चांसेस हैं यहां पे आने के। ठीक है, रन टुवर्ड्स द एनोड, भागेगा डीएनए। जितना छोटा डीएनए उतना तेज भागेगा। छुटकू होते हैं ना, थोड़े से छुटकू होते हैं तेज भागते हैं, जो बड़े हो थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से भागते हैं। कोई बात नहीं, कौन सी जल्दी है। छुटकू छोटे बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने रैंडम होते हैं। तो यहां पे भी क्या होगा, जितने छोटे फ्रेगमेंट होंगे डीएनए के वो आगे भागेंगे, पीछे कर जाएंगे, बड़े रह जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, सबसे छोटे वाला जो है वो इधर मिलेगा, पॉजिटिव साइड ऐसे मिलेगा, ऐसे यहां मिलेगा। और थोड़ा सा उससे बड़ा है क्या, उससे ऊपर मिलेगा। थोड़ा सा उससे और बड़ा है क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। उससे थोड़ा सा और बड़ा ऐसे क्या, ऐसे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके क्या है, पूरे क्या हो गए, मैंने बंद कर दिया। जैसे कुछ टाइम बाद मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, वहीं के वहीं रह गए, स्टॉप हो गए, डीएनए सेपरेट हो गए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहां पे क्या कर रही है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कर रही है। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब मैंने जेल को साइड में निकाल लिया भाई, आजा अब तो देख, ये जेल को मैंने साइड में निकाल लिया। ये जेल को मैंने निकाल लिया साइड में, जिसमें क्या था बेटा, डीएनए था। जिसमें क्या था, डीएनए क्या था, ऐसे करके सेपरेट हो चुका था। अब ये दिखेगा नहीं, अब ये दिखेगा नहीं भाई, डीएनए दिख नहीं रहा मेरे को। ये जेल है, ये जेल है, बट डीएनए इज क्या है यहां पे, इनविजिबल। इनविजिबल डीएनए क्लियरली दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि डीएनए को आंखों से डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता। ऐसे डीएनए है तो सेम कलर करेगा, बट मेरा जो डिजायर्ड जो डीएनए है वो और देखना मुश्किल रहेगा। और जो है मतलब स्पेसिफिक बैंड देखनी है ना मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, ETBR से एक डाई होती है ना, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड डाई। मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा यहाँ पे। तो इथिडियम ब्रोमाइड डाई क्या करेगी, डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। ये ले भाई, इथिडियम ब्रोमाइड जो डाई है वो डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाती है। ठीक है, वो जैसे डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगी, डीएनए के अंदर चली जाती है वो, डीएनए हेलिक्स के अंदर।
और कलर दे देना शुरू कर देती है। पहले नहीं देती कलर, वो जब डीएनए के साथ बाइंड करेगी ना तो कलर देना शुरू कर देगी। तो वो कलर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्राइट ऑरेंज। क्या है बेटा, ब्राइट ऑरेंज जो कलर है वो क्या है बेटा, यहां पे दिखना शुरू हो गया। पहले जो मेरे को डीएनए नहीं दिख रहा था, अब क्या बोलते हो दिखना शुरू हो गया। बट एक क्वेश्चन और है, क्या ये कुछ कोई भी विजिबल लाइट में दिख जाएगा? नहीं बेटा, एक स्पेसिफिक लाइट में ही दिखेगा, अंडर द यूवी रेज, अंडर द यूवी रेज। तो यहां पे क्या है, इफ वी वांट टू सी द डीएनए इन द जेल, हम क्या करेंगे बेटा, स्टेन कर देंगे उसको, स्टेन द डीएनए बाय ETBR, इथीरियम ब्रोमाइड डाई, ठीक है, विच बाइंड टू डीएनए, बाइंड टू डीएनए, स्टेन कर देगी उसको, ठीक है। एंड डीएनए इज विजिबल, डीएनए इज विजिबल अंडर द यूवी लाइट। कौन से कलर का देखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का देखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। सीआईडी में नहीं देखा, वो यूवी लाइट घूमते रहते, लिखना है कहाँ है, सैंपल कहाँ है, दया कुछ तो पता है, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता करो पता करो, ये क्या बक रहे हो। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बवाल हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्या है, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि यूवी लाइट में जो डीएनए देखा जा सकता है और ईटीबीआर की प्रेजेंस में वो और क्लियरली कट देखा जा सकता है। और कौन सा कलर देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। अब इस चीज को बेटा आप याद करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। येलो येलो डर्टी फेलो, ब्राइट ऑरेंज कलर का देता है, येलो नहीं देता, ठीक है। तो यहां पे भाई मेरे को डीएनए दिखना शुरू हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीएनए सेपरेट हो गया, बहुत सारे जितने 100-150 फ्रेगमेंट थे उसमें सारे डीएनए फ्रेगमेंट सेट वो हो गए। अब मुझे इतना पता है कि भैया कौन सा जो मेरे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कितना साइज है, पहले से पता होता है यूजुअली। तो मैंने क्या कर लिया उसको, अब यहां पे मैंने क्या कर लिया उसको, चलो भाई ये जो जेल है इसके अंदर मेरा जो है बहुत सारे डीएनए थे, ये लो भर भर के डीएनए थे। बट जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है ना, जिसको मेरे को वो करना है, ये वाला जो डीएनए है, ठीक है, डिजायर्ड जीन है, जिसको मेरे को क्या करना है, आइसोलेट करके मेरे को क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना और बाद में जो है होस्ट में डालना है। तो ये जो डिजायर्ड जीन है बेटा, इसको आइसोलेट करने के लिए मैं इसको कट कर दूंगा, जेल को कट कर दूंगा। कट द पीस ऑफ जेल, ये लो भाई जेल का पीस मैंने कट कर लिया। उसके अंदर क्या है, मेरा डिजायर्ड जो जीन है, ये लो भाई, ठीक है। अब इसको क्या है, मेरे को सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं, आपके सिलेबस में वो चीज है नहीं, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक होती हैं। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये जेल होगी, हो सकता है मेल्ट भी कर, जेल मेल्ट भी हो सकती है, जेल को मेल्ट कर दिया, डीएनए रह गया। तो क्या रह गया, डीएनए, क्या रह गया, डीएनए आ गया। इस स्टेप को मैं बोलता हूं इल्यूशन, इल्यूजन नहीं, इल्यूशन, इल्यूशन। तो ये स्टेप कौन सा था बेटा, इल्यूशन स्टेप था। कौन सा था, इल्यूशन, यानी कि डीएनए जो है जेल में था और जेल से वो सेपरेट करना है, क्योंकि मेरे को इसको एम्पलीफाई करवाना है ना, आगे जाके वेक्टर में डालना है, तो यहां से निकालना पड़ेगा, है ना। यहां से निकालने के लिए मैंने पीस ऑफ जो है जेल उसको कट कर दिया अलोंग विद द डीएनए। अब मैंने इन दोनों को सेपरेट करवा दिया और स्टेप का नाम क्या हो गया, इल्यूजन। इल्यूशन में लिख लो यहाँ पे, इल्यूजन नहीं इल्यूशन। तो यहाँ पे ये वीवीआईपी है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2026 में अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी इसकी बन रही है, पता नहीं क्यों फीलिंग सी आ रही है, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया भाई। इसके बाद जो है इसको मैं क्या करूंगा, पीसीआर से कर लूंगा इसका नंबर एम्पलीफाई। पीसीआर क्या करता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, इसकी जो बिलियंस ऑफ कॉपी बना देता है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही जो है घंटों में क्या बना देगा, मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपी बना देगा। अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं बेटा, मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपी बना देगा। एक डीएनए था, एक सेगमेंट था और हमने उसको बिलियन कॉपी बना लिया, उसके हम बिलियन वेक्टर के अंदर डाल के मल्टीपल सेल्स के अंदर उससे काम करवा सकते हैं। बढ़िया काम है और बायोटेक में काम यही होता है, ऐसा ही होता है। आ गया भाई, पीसीआर क्या चीज है, ये पीसीआर है, ये इसके स्टेप है। पहले तो ये डब्बा जो देखा हुआ है, ये छोटा सा डब्बा है, ये पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर नहीं हो सकता, ये डिस्कवर नहीं होता, ये इन्वेंट होता है।
डिस्कवर तो ऑलरेडी चीज रहती है, उसको डिस्कवर करना। इन्वेंट मतलब बनाना, खुद से बनाना। किसने इन्वेंशन की थी इसकी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की जो है बेटा, किसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीसीआर स्टैंड फॉर एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है, जो मेरी एक कॉपी थी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट एम्प्लीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट मिलियंस ऑफ टाइम। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला कौन सा है? डीनेचुरेशन, फिर कौन सा? एनीलिंग, फिर कौन सा? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन कौन से स्टेप पे होता है? 94 डिग्री सेल्सियस 96 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है। एनीलिंग किस पे होता है? 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर बाइंड करते हैं। और एक्सटेंशन पे बेटा यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन होता है। ये कैसे होता है वो मैं आपको बताने से पहले कुछ 2-3 चीजें बताता हूं आपको मैं। पहले मैं आपको बताता हूं प्राइमर क्या होते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताऊंगा बेटा क्या होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा आपको डीनेचुरेशन एंड एनीलिंग क्या होती है। डीनेचुरेशन एंड एनीलिंग क्या होती है, एनीलिंग क्या होती है, ठीक है बेटा, ये बताऊंगा आपको। प्राइमर्स क्या होते हैं? शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। अब देखना बेटा, एक चीज आपको बताता हूं, यहां पे प्राइमर जरूरी होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और ये चीज मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताई हुई है ऑलरेडी, तो जाके आप देख लेना बेटा, गड़बड़ मत कर देना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया, खास करके पार्ट 2 में, जाके देख लेना। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है पहले वो देख लेना, जाके ये देख लेना, पर्टिकुलर पार्ट में चले जाना, वहां पे डीएनए सीक्वेंस देख लेना, डीएनए रेप्लिकेशन देख लेना, फिर यहां पे आ जाना, आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए which initiate the डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं होता। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है बताने वाले हैं। अब जो है बेटा टैग डीएनए जो पॉलीमरेज होता है, इसका टैग का मतलब क्या होता है? TAK, टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बेटा, जो थर्मस एक्वेटिकस है एक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिल का मतलब क्या है? थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, फिलिक मतलब लविंग, हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छे खासे टेम्परेचर पे रहता है ये, 70-80 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है ये, बढ़िया डिग्री परसेंटेज नहीं, डिग्री सेल्सियस पे मस्त चिल कर रहा होता है, जस्ट चिलिंग, ठीक है। कितने डिग्री पे? 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक चीज तो क्लियर है, अगर इतने डिग्री टेम्परेचर पे अगर ये सर्वाइव कर रहा है, रेप्लिकेट भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, तो उसका डीएनए पॉलीमरेज बहुत स्टेबल होगा। कितना स्टेबल होगा मैं आपको बताता हूं। इवन स्टेबल एट द 98 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला जो डीएनए है स्टेबल होता है, अपना काम कर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चिल कर रहा होता है, ठीक है। और 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में परफेक्टली काम कर रहा होता है। सर्वाइव कितना कर सकता है वो? 98 डिग्री से 100 डिग्री। कुछ टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐसे होते हैं वो 105 डिग्री को भी सर्वाइव कर जाते हैं। फंक्शन बेस्ट कब कर रहा होता है वो? 70 to 72 डिग्री पे, क्योंकि देखो ये वाला टेम्परेचर वो ये बैक्टीरिया जो है क्या करता है? ग्रो कर रहा होता है। और 100 डिग्री उबलते हुए खौलते हुए पानी में क्या कर सकता है? ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको कुछ होता नहीं है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये काम कर सकता है, ठीक है। अब जो है क्या आती है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो डीएनए जो है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो 94 डिग्री से अगर मैं 96 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे। इसको मैं क्या बोलता हूं? डीनेचुरेशन बोलता हूं, यानी कि डीनेचर हो गया डीएनए। कितने टेम्परेचर पे? 94 to 9। इसमें क्या शुगर फॉस्फेट बैकबोन ब्रेक होते हैं बेटा? नहीं होते। PYQL लिख लेना है, गड़बड़ मत कर देना। तो यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं डीनेचुरेशन में। एनीलिंग क्या होती है? बाइंडिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर इसके साथ जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके साथ क्या हो सकता है? ऐसे करके प्राइमर बाइंड हो सकते हैं, है ना, प्राइमर बाइंड हो सकते हैं। अब आ जाती है हमारी स्टेप। अब जो है हम पीसीआर के स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप देखते हैं बेटा। पीसीआर का पहला स्टेप कौन सा है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचर होना डीएनए का। टेम्परेचर हाई कर दिया,
94 डिग्री से 96 डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 9 बज गए क्या? 9 बज गए। अच्छा बेटा एक काम करता हूँ मैं बता देता हूँ बच्चों को कि थोड़ा सा आज लेक्चर ना थोड़ा सा डिले अपलोड होगा आज। चलो भाई ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, डीएनए क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट कर दिया, पहले स्टेप में आ गया। ये क्या था, डीएनए क्या था बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें डबल स्टैंडर्ड था, और एक क्या होता है 3 to 5 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 5 to 3 हो गया। ऐसे तो होता है, तो ये हो गया 3 to 5, ये क्या हो गया बेटा 5 to 3। ठीक है, ये प्लस में आ गया, तो पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन हो गया। टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, 90 डिग्री से ऊपर होता है, यूजुअली 94-96 डिग्री होता है। अब दूसरे स्टेप पे आ गए बेटा, दूसरे स्टेप पे ये वाला जो है, ठीक है, जो सेपरेटेड था ऐसे करके। अब मैंने दूसरा स्टेप लिया यहां पे, जिसको मैं बोलता हूं अनीलिंग। अनीलिंग के साथ क्या होता है बेटा, ये क्या था 3 to 5 था, और ये क्या था ऐसे करके 5 to 3 था। बेटा यहाँ पे ना ऐसे करके ये जो 5 to 3 ही बाइंड करते हैं ऐसे करके। कौन थे ये, प्राइमर बाइंड कर जाते हैं बेटा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें ना हम टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम 98 डिग्री पे रखा है उसको तो ये बाइंड नहीं कर पाएंगे हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर थोड़ा सा लो करना पड़ेगा तो अनील कर जाएंगे, अनील मतलब ज्वाइन कर जाएंगे। तो अनीलिंग यहाँ पे क्या होती है बेटा, कौन से उस पे होती है अनीलिंग, जो है कौन टेम्परेचर पे होती है, यूजुअली 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है। वैसे क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो बताया गया है देख सकते हो आप, यहाँ पे 50 to 65 डिग्री पे होती है। ठीक है, 60 डिग्री ऑन एन एवरेज। वैसे कुछ प्राइमर अलग अलग होते हैं ना, प्राइमर की लेंथ के हिसाब से मैं ओवरऑल बता देता हूँ, 50 to 60 डिग्री चलो कर लो आप। ठीक है, ये बाइंड करके अनील करके, बट अनीलिंग टेम्परेचर कितने पता है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया अभी तक, क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया था, टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, कितने पे 90 डिग्री से अबव कर दिया था। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा 60 डिग्री पे ले आया उसको। कौन सा स्टेप पे ले आया 60 डिग्री पे, ये कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा था डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप कौन सा है अनीलिंग, इसके बाद तीसरा आ गया। अब तीसरा स्टेप आ गया एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप कौन सा बेटा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पॉलीमरेज एक्चुअली यहाँ पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे क्या हुआ अभी तक हमारा, क्या हुआ, ये जो डीएनए, ये डीएनए है, ये तो 3 to 5 था, ये 5 to 3 था, इसका तो प्राइमर जुड़ गया था, कौन सा भाई, ये 5 to 3, ये भी क्या है 5 to 3 जुड़ गया। मैंने यहाँ पे भाई एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन किसने किया है, टैग डीएनए पॉलीमरेज ने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम कब काम कर रहा होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्टेप पे काम कर रहा होता है। एक्सटेंशन कितने डिग्री पे होती है बेटा, 72 डिग्री पे होती है यूजुअली। कितनी पे होती है, थोड़ी सी बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर फिर से बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है टैग डीएनए पॉलीमरेज का वो यही है, 70 डिग्री बढ़ाया जाता है। ये लो भाई, अब जो है डीएनए बन गया। पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना अपने को न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पड़ते हैं भाई। न्यूक्लियोटाइड को यूज करके ही तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड प्लस मैग्नीशियम। अगर ये नहीं है ना तो ये वाला एक्सटेंशन वाला स्टेप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड प्लस मैग्नीशियम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो नया डीएनए बन गया न्यूक्लियोटाइड को यूज करके। अब मेरे को ये बताओ, पहले कितना था डीएनए, कॉपी एक थी, अब कितनी बन गई, 2 कॉपी बन गई, 2 कॉपी बन गई, है ना, 2 कॉपी बन गई। ऐसे करके मैंने मान के चलो कि 2 चला दिया, 30 बार साइकिल चला दिया, तो सोचो काउंट करो कितना होगा, कितने डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब डीएनए बन गए हमारे यहाँ पे। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में बेटा क्या हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, और ये कौन सा, ये वाला जो है 72 डिग्री। ये ग्राफ अगर बाई चांस पूछा जाए, भरोसा नहीं है, ऐसा ग्राफ पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल वे में, तो आप कर लेना इसको आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है भाई, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये क्या था भाई, वेक्टर। ठीक है मास्टर,
तो ये हमारा क्या है, अरे यहाँ पे क्यों, ये तो वेक्टर है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिकॉम्बिनेट डीएनए, जो उधर से पीसीआर से मैंने एम्पलीफाई कर लिया था, बराबर के एम्पलीफाई कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया उसको लाइगेट कर दिया, यहाँ पे डीएनए लाइगेज कर। बट एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे सेम ही एंजाइम क्या होना चाहिए, यहां पे यूज होना चाहिए जो एंजाइम वहां यूज किया था हमने, जो हमने फ्रेगमेंटाइज करने में और अपना जो डिजायर्ड जीन जो निकालने में यूज किया था ना, इको R1 यूज किया था फॉर एग्जांपल, तो यहां पे भी इको R1 ही कट करना पड़ेगा बेटा, इको R1 नहीं चाहिए यहां पे भी, ठीक है, इको R1 यानी कि सेम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम से क्या होगा, सेम एंड बनेंगे, तो सेम एंड बनेंगे तो क्या होगा, उनको स्टिकी करना इजी रहेगा, उनको है ना, उनको जोड़ना इजी रहेगा। ये मेरा डिजायर्ड जीन है, डीएनए लाइगेज यूज किया और डीएनए लाइगेज ने क्या कर दिया बेटा, दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, ये पहले कट हुआ है, कट होने के बाद क्या होगा, देखो ये लो भाई, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं क्या करूंगा, होस्ट सेल में क्या कर दूंगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, होस्ट सेल में क्या कर दूंगा, मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, होस्ट सेल क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट सेल पे आ जाओ भैया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लाइगेट करता है, ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल, नेक्स्ट वाला आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, PYQ है, हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट है, PYQ है, देख लेना। अब क्या है दिक्कत, यहां पे फिर से आ जाती है कि ये तो है हमारा होस्ट सेल, है ना, और भैया ये है, इसकी क्या बोलते हैं, कौन सी है, ये जो हाइड्रोफोबिक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा क्या बोलते हैं, वेक्टर है, वो जा नहीं सकता, वो बाहर चला जाएगा भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सो दैट कि इसके अंदर चला जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इसकी, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले एक टेक्निक कौन सा है, केमिकल मेथड आता है, सबसे पहले क्या आता है, केमिकल मेथड आता है। तो केमिकल मेथड के यहाँ पे टेक्निक क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रीटिंग द सेल विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवेलेंट कैटाइन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम। तो कैल्शियम से क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने से क्या हो जाएगा बेटा, जो है अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डीएनए के ऊपर कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था, तो इसके साथ बाइंड करना इजी रहेगा। तो पहले स्टेप में क्या कर लिया हम, केमिकल मेथड में पहले स्टेप में क्या कर दिया हमने, बाइवेलेंट, डाइवेलेंट है कि बाइवेलेंट है, डाइवेलेंट, हाँ डाइवेलेंट ही था, डाइवेलेंट कैटायन कौन से, कैल्शियम को हमने यूज किया, पहला हो गया। तो उससे क्या हो गया, जो हमारे जो डीएनए है वो बाइंड इजी हो गया, क्या हो गया, उसकी उस मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ गया जाके, वो अभी बैठा है, अभी अंदर नहीं गया। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जैसे बैठा वो, अब क्या करेंगे, हम हीट शॉक दे देंगे। दूसरे नंबर पे क्या दे दिया हमने, हीट शॉक दे दिया। तो हीट शॉक से क्या है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो ऐसे थे धीरे धीरे पोर बनना शुरू हो जाएंगे, पोरस हो जाएगी, जो ऐसी थी ना पहले सेल मेम्ब्रेन, अब उसके अंदर हीट शॉक से क्या हो जाएंगे, पोर बनना शुरू हो जाएंगे। हीट शॉक कितने पे होता है बेटा, हीट शॉक जो यूजुअली होता है 42 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ब्रीफ हीट शॉक, ज्यादा मर जाएगी सेल, थोड़ा सा होता है। तो इसमें क्या होता है फिर छोटे छोटे पोर बनना शुरू हो जाएंगे, पोर बन जाएंगे इसके, अरे अरे हो जा भाई, ठीक है ठीक है, पोर बन गया भैया, आ जाओ, ठीक है पोर बन गया। अब डीएनए क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा अंदर, डीएनए अंदर चला जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा हमारा अंदर चला गया, पोर से होता हुआ डीएनए जो हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन ओपन हो गई थी हीट शॉक से, डीएनए अंदर चला गया, जो बाहरी गेट पे वेट कर रहा था, कैसे वेट कर रहा था, हमने डाइवेलेंट से करवा दिया था। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, कोल्ड शॉक आता है, कोल्ड शॉक, आइस। अब आइस पे क्या हुआ, वो जो सेल मेम्ब्रेन जो पोरस होगी वापस फिर से क्या होगी, रीसील होगी, मेम्ब्रेन की खासियत होती है, मेम्ब्रेन यहां पे क्या होगी, रीसील। अब रीसील होगी, ठीक है। अब मेम्ब्रेन रीसील होने के बाद बेटा क्या हो गया, अब यहां पे हमने उसको फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वापस उसको 37 डिग्री 35 डिग्री पे ऊपर ग्रो करवा दिया, भाई ये तेरा टेम्परेचर, ये तेरा बेस्ट है, तो यहां रह,
ठीक है, तो ये बेटा मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब जो बैक्टीरिया जिसके अंदर डीएनए ये गया, जिसके अंदर ये डीएनए गया, ठीक है, कौन सा डीएनए गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, तो वो सेल क्या कहलाएगी, रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। एक फिजिकल मेथड भी होते हैं, केमिकल मेथड भी होते हैं, फिजिकल मेथड भी होते हैं। फिजिकल मेथड के बारे में हम देख लेते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है, सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन में डाल दिया सीधा डायरेक्ट, ये लो भैया हो गया। या फिर क्या कर दिया मैंने, एक जो है कुछ गोल्ड जो है पार्टिकल हो गया, टंगस्टन पार्टिकल हो गया, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया, डीएनए बाइंड करवा दिया, और ये ले गोली की स्पीड से क्या बोलते हैं, सेल के अंदर डाल दिया। किसकी हेल्प से, जीन गन की हेल्प से। उसमें क्या बोलता हूँ, बायोलिस्टिक, ये बायोलिस्टिक हो गया। कि दूसरा नाम क्या है उसका, जीन गन है। पहले नंबर पे क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन। तीसरे नंबर पे क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजेंस। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब क्या होता है, ये पहले बैक्टीरियोफेज थे, बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस, कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। अगर बैक्टीरियोफेज में डालना है तो बैक्टीरिया में डालना है तो बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, बैक्टीरिया। हाँ, क्या कर दिया मैंने यहां पे, क्या कर दिया, इसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म करने पे मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर डीएनए डाल दिया, ये लो भैया, और इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, ले भाई, ठीक है। अलाउइंग द वायरस बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट द सेल विद द आरडीएनए, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा भाई। अब यहां पे एक आती है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर क्या चला गया, डीएनए चला गया। अब यहाँ पे एक बहुत सारी समस्या है, इंसर्शन एंड एक्टिवेशन सुना हुआ है। अब यहाँ पे इससे पहले ना आपको बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। इसी के साथ ना बहुत ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, क्योंकि मेन तो यही है, सबसे मेन यही है। होता क्या है, दो टाइप के सेल हो सकते हैं, ठीक है, तीन टाइप की सेल होती हैं एक्चुअली, दो टाइप की नहीं होती, तीन टाइप की होती हैं। ये हमारा क्या है, ये वेक्टर है, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ये भी सेल के अंदर जा सकता है। ये जो है ओनली वेक्टर है, ठीक है, चला गया। ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। दो टाइप के सेल होते हैं, कुछ सेल में ये चला जाएगा, कुछ सेल में ये चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ में कुछ गया ही नहीं, कुछ सेल्स ऐसे रह जाएंगे, उसमें कुछ गया ही नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको याद करो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी मैंने कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है, दो मार्कर हैं। कौन कौन से मार्कर हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक। आ जाओ भाई, वेट करो थोड़ा सा यार, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी मचानी नहीं है, आराम से करना है काम। इधर आ जा तू, इधर आ जा भाई, ठीक। अब देखो क्या होता है, वापस इसको वो करते हैं। अगर यहां पे कहाँ गया, आजा आजा भाई, ये भागना नहीं है, भागना नहीं है अभी, तुम लोग तो बिल्कुल मत भागना। मैंने डिजायर्ड जीन डाल दिया। अगर मैंने डिजायर्ड जीन डाला तो बेटा मान के चलो टेट्रासाइक्लिन वाले में डल गया हो, ठीक है। अब इस केस में ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है जिसमें अभी हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा जो डिजायर्ड जीन नहीं है, ये एम्पिसिलिन पे भी ग्रो कर सकती है सेल, टेट्रासाइक्लिन पे भी कर सकती है। बट अगर जो डिजायर्ड जीन अगर डल गया और ये रिकॉम्बिनेंट बन गया वेक्टर, तो बेटा सिर्फ एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगी, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगी। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, इंजर्शनल या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलता हूं इसको मैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसको, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलता हूं। अब मैंने क्या बोला था यहां पे कि ये जो सेल है जिसके अंदर कोई वेक्टर गया ही नहीं, ये क्या करेगी, कैन नॉट ग्रो ऑन एंटीबायोटिक मीडियम,
मैंने अगर मीडियम दिया, एंटीबायोटिक दिया, ठीक है उसको, तो वहां पे एंटीबायोटिक, मीडियम में एंटीबायोटिक डाला हुआ है, मैंने इस बैक्टीरिया को डाला, तो ये तो ग्रो ही नहीं करेगी, ये तो ग्रो ही नहीं करेगी, इसकी टेंशन अपने को है ही नहीं। अपने को टेंशन इन दोनों की है। इन दोनों के पास क्या चला गया, इन दोनों के पास क्या चला गया, वेक्टर चला गया, ठीक है। एक के पास नॉर्मल वेक्टर, एक के पास क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर चला गया, ठीक है। अब जो है ये दूसरी सेल आ जाती है, अब दूसरी सेल आ गई दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे थी, कैन ग्रो ऑन एम्पिसिलिन मीडियम प्लस कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम, दोनों में ग्रो कर सकते हैं, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसका तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है ओनली कैन ग्रो ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला तो इनएक्टिवेट हो गया, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्यों, उसके जगह पे क्या चला गया बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर की जगह पे हमने जो क्या डाल दिया, हमने जीन डाल दिया, तो भाई एक तो काम करना बंद कर गया। अब इस बेस पे फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब अपने को सेल आइसोलेट करनी है, इन दोनों को हम क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, एक है ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्निक को बोलता हूँ रेप्लिका प्लेट टेक्निक, रेप्लिका प्लेट टेक्निक। तो क्या किया मैंने, ये मास्टर प्लेट है बेटा, ये क्या, ये मास्टर प्लेट है, मास्टर प्लेट होगी, क्या हो जाएगी, मास्टर प्लेट। जो मैंने शुरू में दी थी, जितने भी जो सेल्स थी मैंने क्या करवा दी, मैंने वो करवा दिया। अब यहां से मैंने क्या लिया बेटा, एक ना एक ये जो स्टेराइल वेलवेट होता है, एक लकड़ी के ऊपर ना ऊपर जो क्लॉथ सा लगा होता है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हल्का सा क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरियल कॉलोनी जो ग्रो कर रही थी ना, यहाँ पे सारी ग्रो कर रही थी, इस यहाँ पे क्या है, कोई भी मीडियम नहीं था, कोई भी कल्चर वहां पर नहीं था, एम्पिसिलिन नहीं था, टेट्रासाइक्लिन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहां पे सारी सेल्स ग्रो कर रही थी, तीनों को तीनों टाइप ग्रो कर रही थी। अब मैंने क्या कर दिया, वहां से कॉपी लिया, थोड़ा सा से देखो टच किया, देखो थोड़ा देखो, है ना, ऐसे ये वेटेड डिश है, और कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, हल्का हल्का यहाँ पे